Okay, I think in 4 to 5 minutes we will start. I think people are still joining. So जो लोग mains अभी दे रहे हैं, people who are appearing in mains this year, I want to say something to them. Okay, uh, see, I've been mentoring students for like 7 years. Last 7 years I've been mentoring, but there is one one particular thing that makes topper different from other candidates. Okay, if you ask me what is it, I will share two anecdote. Okay, two anecdote. There was a student, Veer Pratap Singh. Okay, I was in DIS at that point of time. It was in 2018, and he had given 3 interviews before coming to me, and on all the mains attempt. Yes, Anuj, philosophical essay, all essay we will discuss. People are still joining. अगर हम अभी से start कर देंगे तो they might miss out. I have certain advice for you. वो थोड़ा सा सुन लीजिए, then we will start. Okay. So in all 3 attempts, उनके जो essay के marks थे, they were like 120, 122. All 3 attempts. And जब वो मुझसे मिले तो मैंने कहा कि आप अपना essay मुझसे face to face check कराइए. तो ऐसे जब मैंने उनका तीसरी बार मैं उनका ऐसे देख रहा था, the third time, मैंने उनको बोला कि you are wasting yours as well as my time. I told him in a bit anguish कि आप मेरा समय खराब कर रहे हैं. And after that he went home. काफी डिसिप्लिन तरीके से बाकी टेस्ट उन्होंने लिखे, फेस टू फेस वैल्यूएशन वो करते रहे, और जब उनका रिजल्ट आया he got 92nd रैंक. ओके, इंटरव्यू में मार्क्स थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, 150 या 160 के आसपास था, स्टिल ही गॉट 92nd रैंक, अदरवाइज टॉप 50 में उनका मार्क्स होता. और एसए में ही हैड स्कोर्ड 147 मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट दैट ईयर. ये चीज, दिस इज वन इंस्टेंस. ओके, दिस वाज पॉसिबल बिकॉज आई वाज मेंटरिंग हिम वेरी वेरी पर्सनली. ठीक है, फेस टू फेस इवैल्यूएशन था, बिकॉज मुझे पता था कि वो किन चीजों में इंप्रूव कर रहे हैं, किन चीजों में इंप्रूव नहीं कर रहे हैं. एंड देन ही गॉट दिस रैंक. सेकेंड थिंग इज अबाउट महक. ठीक है, महक आपसे शेयर भी करेंगे. देयर आर सम सीवियर डेफिशिएंसी इन हर फर्स्ट एसे. वो जो फर्स्ट एसे उन्होंने भेजा था, इट वाज क्वाइट मैकेनिकल बिकॉज शी हैड अटेम्प्टेड दैट एसे फ्रॉम पेस्टल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जो यूजुअली लोग करते हैं. And then also I told her कि this approach will not work, especially if you get philosophical essays, which actually happened this year. काफी सारे essays philosophical आए. And after that, जब उन्होंने second essay लिखा, I'm sure Mehak will recall, I told her you will get a rank. You will definitely find your name in the list. List में कितना ऊपर आएगा ये decide आपका interview and optional करेगा. So my dear friend, toppers have this one thing in common. They improve. ठीक है, आप में से काफी लोगों को हो सकता है काफी मार्गदर्शन पहले भी मिला हो, मेंटरशिप पहले भी मिली हो. ठीक है, बट यू शुड बी नज्ड एवरी टाइम. आपको बार बार इतना मेहनत करना है कि आप हर टेस्ट के संग इंप्रूव करें. अगर आप टेस्ट के संग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी वर्केबल फॉर यू, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू. ये आप मेरी बात समझें. तो जो भी मेंस इस बार लिख रहे हैं, जिनके पास अभी 3 ही महीने हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो अपना जब ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपना कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस चीज को खास ध्यान रखें कि वो हर टेस्ट के संग इंप्रूव कर रहे हैं. नहीं, इंप्रूवमेंट शुड नॉट बी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. ठीक है, मार्क्स उतना अच्छे से चीजों को पिक्चराइज नहीं करते हैं, कैटर नहीं करते हैं. इंप्रूवमेंट शुड बी, अगर आपको बोला गया कि आपका इंट्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है, जैसे वीर प्रताप का था, तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छा करना है. आपको बोला गया कि इस अप्रोच से ऐसे नहीं लिखना है, तो आप उसको ऐसे को आपको जो दूसरा अप्रोच बताया गया उससे अटेम्प्ट करना है. तो टॉपर्स हैव दिस वन थिंग इन कॉमन, दे इम्प्लीमेंट द फीडबैक. तो आपको जो फीडबैक मिले, जहां से मिले, आपको वो फीडबैक अपना जरूर इम्प्लीमेंट करना है. इसको आप हमेशा याद रखना. देन ओनली यू कैन होप कि आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. सो ये जो कॉमन बात है जो टॉपर्स को अलग करती है बाकी कैंडिडेट से, वो ये है कि दे आर सो डिलिजेंट about the improvement. ठीक है, should we start or people are still coming? I think 2 minutes more and then we will start. अच्छा, मैं broadly बता देता हूं कि हम इस essay को कैसे structure करेंगे. ठीक है, so that we all know. सबसे पहले we will be taking essay. ऐसे में महक विल बी शेयरिंग हर ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे तैयारी ऐसे की करी, एंड व्हाट वाज द एडवाइस दैट शी हैज फॉर यू गाइस.
ठीक है, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो शी विल बी स्पीकिंग ऑन दोज थिंग्स. आफ्टर दैट वी हैड फॉर्म्ड ए व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक आपको शायद फॉर्म के एंड में आया होगा या गूगल फॉर्म सबमिट किया होगा. उसमें मुझे कुछ क्वेरीज मिले, उस क्वेरीज को मैंने कोलेट किया है और एसेस के इस यूनिट में डाल दिया है. तो वो क्वेरीज महक वन बाय वन एड्रेस करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल मूविंग ऑन टू एथिक्स. In that also, Mehak will be sharing her approach, her experience, and the advice for you. Okay, it is all her show today. Okay, so she will be sharing all her experience. Okay, खुशबू, वेलकम. ठीक है. सो उस एक्सपीरियंस के बाद, एडवाइस के बाद, अगेन मुझको व्हाट्सएप पे जो क्वेरीज मिली हैं ऑलरेडी एथिक्स में, ठीक है, उन क्वेरीज को वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे जो ऑलरेडी आ चुकी हैं हमारे पास. लास्ट में वी विल बी एड्रेसिंग द लाइव क्वेरीज. इसके बाद भी हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वेरीज बच जाएं, उन क्वेरीज को हम लास्ट में एड्रेस करेंगे और आप चैट के थ्रू वन बाय वन पूछिएगा. एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि थोड़ा सा इसका जो ब्रेड्थ है, जो स्कोप है सेशन का, उसको नैरो डाउन करते हैं. स्पेशली दिस सेशन इज मोस्टली अबाउट एसे एंड एथिक्स. तो जो लार्जर ऑडियंस है वो एसे एंड एथिक्स के लिए इकट्ठा हुई है. सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप एसे एंड एथिक्स के इर्द गिर्द ही अपने क्वेश्चंस रखें. महक, आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका ऑप्शनल था, उनके लिए हम सेपरेट सेशन रख सकते हैं बाद में कभी भी. तो ऑप्शनल की ओर ना जाए, जीएस के बाकी पेपर्स की ओर एज फार एज पॉसिबल ना जाए. द रीजन बीइंग कि फिर बाकी ऑडियंस का भी टाइम खराब होगा क्योंकि वो एथिक्स और एसए के पर्सपेक्टिव से जुड़े. तो मोटा मोटा हमको एथिक्स और एसए पे अपना जो क्वेश्चंस हैं वो रखने हैं और कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी जो आपको एड्रेस नहीं हुई है वो हम लास्ट में पूछेंगे. ठीक है. और लास्ट में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को रखेंगे और चैट के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछने. ठीक है. ऑडियो के थ्रू तो मछली बाजार हो जाएगा ये. तो आई थिंक अब स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स ऑलरेडी 6:10, अदरवाइज वी विल बी क्वाइट लेट. सो लेट मी वेलकम Mehak Jain. She has scored All India rank 17 this year. Stupendous marks in GS, ethics and essay. And I am very proud of what she has achieved. She has been quite diligent in her approach और काफी मेहनत उन्होंने करी है. And yes, Rishu, this question will be addressed. Philosophical essay काफी pain point है. We will definitely address this. ठीक है. So Mehak, could you open the video and mic? Good evening, everyone. My name is Mehak Jain, and I have secured All India rank 17 this year. And I'm here to share my essay and ethics strategy, obviously guided by Piyush sir. So shall I start? Sir, I think your audio. हाँ हाँ, मैं स्टार्ट करिए आप, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को आने में, अदरवाइज फिर अब स्टार्ट कर दीजिए. जी. We are also recording this session and uploading onto the YouTube. तो जो लेट में आएंगे they can watch it on the YouTube also. Don't worry, you may start now. Okay, so talking firstly about essay. तो ऐसे जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहता है बिकॉज इसमें आपको मार्क्स का जो वेरिएशन होता है उसमें काफ़ी स्कोप रहता है कंपेयर टू अदर जीएस सब्जेक्ट्स. इट ऑफर्स यू अ वाइडर बैंडविड्थ कि आप इसमें बेटर स्कोर कर सकते हैं. सो ऐसे प्रिपरेशन वाज अ वेरी सेंट्रल पार्ट जिससे आप अपना जीएस स्कोर ओवरऑल इंप्रूव कर सकते हैं मेंस का स्पेसिफिकली. सो टॉकिंग अबाउट माय अप्रोच, तो बिफोर आई ज्वाइन पीयूष सर उनकी टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद माय कंटेंट. तो मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि मैंने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है, टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनकी जो थीम्स आइडेंटिफाई करके, आई थॉट आई वुड बी एबल टू राइट अ गुड एसे. एंड मैंने ऐसे अपना लिखना स्टार्ट किया एंड आई सॉ सर का एक एडवर्टीजमेंट कहीं पर कि फेस टू फेस इवैल्यूएशन एक नया कॉन्सेप्ट मुझे लगा था जो सर ने इंट्रोड्यूस किया था. एंड आई थॉट इट वुड बी बेटर कि अगर मैकेनिकल अप्रोच ना रखते हुए इफ अ टीचर कैन एक्चुअली गाइड मी एज ही रीड्स माई ऐसे, साथ साथ हम लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट आर दी लूप होल्स एंड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट सेशन जो कि एक फ्री सेशन था. तो आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई दिस एंड इफ आई एम एबल टू कनेक्ट विद इट तो आई कैन कंटिन्यू फर्दर. सो जो फर्स्ट सेशन था आई रोट दैट ऐसे एंड अपलोडेड. तो आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चलो कंटेंट अच्छा है, मैंने प्रिपेयर किया है एंड आई शुड गेट सम गुड फीडबैक एंड गुड स्कोर. तो मैं थोड़ा एक अच्छे अपने आप में गई थी कि मेरे को अच्छा आता है लिखना और मैं अच्छा लिख लेती हूँ, कंटेंट भी है, ऐसे भी अच्छा जाएगा. But then the first session I had with sir,
तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट। आपको कितना भी अच्छा आता होगा, देयर इज एन अप्रोच टू थिंग्स। अगर आप सेम मैकेनिकल अप्रोच, पेस्टल अप्रोच जो सभी यूज कर रहे थे एंड मैं भी यूज करी थी उससे पहले तक, अगर वही कंटिन्यू करती रहूंगी तो कुछ ऐसे जो है मेरा वो स्टैंड आउट नहीं होगा, एवरेज ऐसा ही रह जाएगा, बाकी सब जैसे लिख रहे हैं वैसे ही रहेगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट सेशन एंड उसकी बेसिस पे मैंने अपनी इवॉल्व करी अप्रोच बेस्ड ऑन सर्च इनपुट कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉपिक्स एंड कैसे हम इससे को बेटर अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दी कंटेंट, कि कंटेंट तो पहले आएगा सबसे पहले, बिकॉज आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी आप लिख सकते हैं। सो मैं आई एम अ वेरी नोट्स मेकिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे हर चीज़ के जितना मैं ऑर्गेनाइज फील करती हूँ, जितने मैं नोट्स बनाती हूँ, द बेटर आई मोर कॉन्फिडेंट आई फील अबाउट माई प्रिपरेशन। इफ आई हैव एवरीथिंग सॉर्टेड, नोट्स हैं, रिवाइज करो उसको, दोबारा से इंटरनलाइज करो एंड देन अटेम्प्ट। सो फर्स्ट मेरी जो एडवाइस रहेगी कि अगर आप थोड़े से कुछ कॉमन आइडेंटिफाइबल थीम्स जो होते हैं, बट देन यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इस बार जितने भी नोट्स बनाए थे, जितने भी कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई करे थे, दे वर नॉट वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज इस बार सारे ही टॉपिक्स जो थे वो फिलोसफिकल थे। बट देन आप जो कर सकते हैं वही करेंगे, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सो जो अगर आपको कुछ थीम्स आइडेंटिफाई हो रही हैं उस पर आप आइडेंटिफाई करिए थीम्स को, बेसिक कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। विमेन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो सम थीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड उस पर आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट हो गया, देन इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए, तो इंट्रोडक्शन भी मैं प्री प्रिपेयर करके रखती थी। एंड अगेन प्री प्रिपेयर इंट्रोडक्शन जो थे, ओके आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट थोड़ी ऑडियंस हिंदी भी है, सो आई वुड प्रेफर कि अगर हम दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन भी अगेन प्री प्रिपेयर्ड रख सकते हैं एंड एक इंट्रोडक्शन में नॉट वर्क, बट जब आप 5, 6, 10, 12 इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं, इट गिव्स यू दैट थिंकिंग एबिलिटी। मैंने जो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किए थे, आई प्रिपेयर्ड अराउंड 20-25 इंट्रोडक्शंस और मे बी मोर, बट आई यूज नन ऑफ देम इन द एग्जाम। एग्जाम में मैंने जो 2 एसेज थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, उनमें कुछ और ही इंट्रोडक्शंस लिखे थे, बट बिकॉज वो प्रिपरेशन होती है, बिकॉज आपने बैकग्राउंड में वो काम किया होता है, तो आप जल्दी से एजिलिटी के संग उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट एक इंट्रोडक्शन सोच के बना सकते हैं, विच ऑल्सो मेक्स सेंस एंड कनेक्ट्स विद द टॉपिक। नेक्स्ट इज आई वुड से टाइम मैनेजमेंट एंड चूजिंग द एसे। तो चूजिंग एसे में सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। इस बार की अगर आप पेपर देखेंगे 2021 का, ऑल ऑफ द एसेज वर सो एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल। तो सबसे जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया रहना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अगर आप खुद ही टॉपिक को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे को भी अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो फर्स्ट बीइंग अंडरस्टैंडेबिलिटी। सेकंड आई वुड से जो सेकंड चीज रहेगी कंटेंट। समझ आने के बाद आपको अल्टीमेटली उसके ऊपर 1000 to 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो यू शुड हैव कंटेंट। एंड अगर आपको कहीं लगता है कि ये दोनों चीजें मेरी 1-2 एसेज में जा रही हैं, तो थर्ड आई वुड से जिसका इंट्रोडक्शन आप मोर रेडीली सोच सकते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द गेटवे टू योर एसे, तो वो बहुत आई कैचिंग एंड बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, अगर आपको लगता है कि ये बेटर कनेक्ट हो जाएगा, तो आप वो ऐसे चूज कर सकते हैं। देन इंग्लिश आई वुड से सिंपल इंग्लिश बट एक्सप्रेसिव होना चाहिए। सिंपल इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही ब्लैंड, जैसे हम नॉर्मल जीएस आंसर्स लिखते हैं वही स्टाइल में लिखें, बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती, बट इफ यू मोर एक्सप्रेसिव, मोर क्रिएटिव इन योर राइटिंग, इट ऑब्वियसली गिव्स यू एन एज। Then I think most of the things I've addressed regarding the introduction, content and attempting. Philosophical essays I would like to now address, because philosophical essays जो हैं वो सबका पेन पॉइंट रहा है, बट पर्सनली मुझे philosophical essays अच्छे लगते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि जीएस के बियॉन्ड आप जा सकते हैं, उसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस से बोरो कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ philosophical essays। जीएस वाले आंसर्स थोड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, क्योंकि वो जीएस वाला ही कंटेंट बार बार हमें पेस्टल अप्रोच वही सब याद आने लग जाता है। Then talking about फेस टू फेस इवैल्यूएशन की मैं बात करना चाहूंगी कि हाउ इट रियली हेल्प मी एंड उससे क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच, फिलोसफिकल एसेज की मेरी अप्रोच रही थी, इट वाज पहले बेस्ड ऑन पेस्टल, कि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस में सोचती थी, और वही इनफैक्ट मुझे ध्यान है मेरे फर्स्ट एसे जो था, आई इवन मेंशन द कीवर्ड्स, पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट ये रहेगा, सोशली, इकोनॉमिकली, एंड सर ने स्पेसिफिकली मुझे कहा था कि दिस इज द वन थिंग दैट यू शुड, मतलब सबसे पहले इसी को रेक्टिफाई करना है। अगर आप लिख भी रहे हैं तो प्लीज डोंट मेक इट एक्सप्लिसिट, आप सिंपली सोशली बोल के सोशल एंगल नहीं देंगे, आप बस दीजिए अपना व्यू पॉइंट तो है। तो फर्स्ट थिंग जो पेस्टल अप्रोच थी, उसको अगर हम निगेट तो नहीं कर सकते,
बट उसको हम डिफरेंट तरह से यूज करेंगे। तो मेरा जो अप्रोच रहता था, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, आई यूज टू ब्रेक इट डाउन इनटू मैक्रो डायमेंशंस। ये भी मैंने सर से सीखा था कि कैसे मैक्रो डायमेंशंस एंड माइक्रो डायमेंशंस में हम अपने एसे को ब्रेक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उन पेस्टल अप्रोच के डायमेंशंस हैं, फिर हम उसको कहीं कहीं किसी डायमेंशन में फिट करके एक वाइडर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे सकते हैं अपने एसे को। सो इफ आई टेक द एग्जांपल, जो इस बार का 2021 का पेपर था, आई अटेम्प्टेड द फर्स्ट एसे सेक्शन ए में, इट वाज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अगर आप ये ऐसे देखेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट आप इसमें पेस्टल अप्रोच यूज कर भी नहीं सकते हैं। इसमें कैसे ही पेस्टल अप्रोच फिक्स्ड होगा, आई फेल टू अंडरस्टैंड। सो माय जो मेरी अप्रोच थी इस एसे को, इट वाज बेस्ड कि मैं इसको कैसे अगेन मैक्रो डायमेंशंस एंड माइक्रो डायमेंशंस में इसको डील कर सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट था जो सर ने बताया था, ओके आई विल ट्राई टू बी लिटिल स्लो नाउ। सेकेंड जो पॉइंट सर ने बताया था कि लॉजिकली एंड रीजन आर्ग्यूमेंट देना है, हमें सिर्फ एग्जाम्पल नहीं देना है। पहले मैं हर चीज में सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू ही, मेरा जो पैराग्राफ होता था वो स्टार्ट ही एग्जाम्पल से होता था। एग्जाम्पल पहले देती थी, फिर अपना पॉइंट लिखती थी, विच आई थिंक अगेन इज अ रॉन्ग अप्रोच। पहले आपको आर्ग्यूमेंट देना है, उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। So this was my second learning based on the discussion face-to-face evaluation I had with sir. So talking about the essay I attempted in exam, process of self-discovery has now been technologically outsourced. तो इसमें जो मेरा if I can recall थोड़ा vaguely, मेरा introduction इसमें था based on a novel I read. I think अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो the novel is called, I'm so sorry, I'm forgetting the name of the novel right now. Santiago. It was based on the process of I'll get back to with you on this. So the first dimension I try to deal with that what is the process of self-discovery, what exactly we mean by self-discovery, and how it has now been technologically outsourced. The role of technology in knowing oneself. इसको मैंने एक लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ डील किया था कि एक बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हाउ पेरेंट्स आर नाउ यूजिंग दी स्मार्टफोन्स और दी साइकोएनालिसिस टेस्ट की बच्चा किस चीज, एल्केमिस्ट, राइट? थैंक यू सो मच हिमा। एल्केमिस्ट इज द नॉवल। आई एम सो ग्लैड कि सेंटियागो से आपने कनेक्ट कर लिया, थैंक यू सो वेरी मच। सो यस, दैट वाज द नॉवल, एंड उसका इंट्रोडक्शन यही था दैट सेंटियागो टुक अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ही वेंट टू द पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स, टू डिस्कवर हिज ओन सेल्फ। बट नाउ वी जस्ट log into social media websites and platforms to see कि हमारे को कितनी acceptance मिल रही है वहाँ पे, and that is how we actually discover ourselves based on the views of others. So something on these lines was my introduction. Then I talked about what is self-discovery and how technology is aiding it using a life cycle approach. कैसे हम एक छोटे से बच्चे के interest भी उसके YouTube feed को देखते हुए कि वो कौन सा खाना खाते हुए, कौन सा food, कौन सा music enjoy कर रहा है, कौन सा serial cartoon enjoy कर रहा है, that is how we try to identify his or her interest. And then how we grow up, तो हम जब अपने साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, अगेन वी ट्राई टू टेक अप टेस्ट कि हम टेस्ट ले रहे हैं, दे एनालाइज आवर पर्सनालिटी। सो समथिंग ऑन दीज लाइन्स, लाइफ साइकिल अप्रोच करते हुए मैंने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी को डिस्कस किया, एंड देन आई डिस्कस्ड कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव इफ वी से सो, बिकॉज हम लोग काफी बार कंफ्यूज रहते हैं, अपने इमोशंस को खुद नहीं समझ सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वी कैन वेरीफाइबल, मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम जज कर रहे हैं। सो इट हैज सम पॉजिटिव्स, बट मेरा ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव इसमें टिल्टेड था, बिकॉज आई प्रेफर्ड कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा हैं, बिकॉज एक जो ह्यूमन टच है वो कम हो रहा है एंड डिस्कनेक्ट फील हो रहा है अपने आप से। सो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड, the positives, the negatives, and then I concluded the essay. Mehak, although it's Yes, a monologue for you इसीलिए I for was quite asking some if time. it would be better if we can have questions. आप question पूछिए and then I can answer one specific part of the question. तो थोड़ा break आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम यस तो ऐसा करते हैं, आप अपना जी सर, एसे हो को गया बता I think लीजिए, उसके बाद हम essay. We are क्वेरीज done के with फॉर्म it. में। ओके, आपने इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया जी अपना। सर। सो ठीक है, तो मोटा मोटा लर्निंग जो मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, ठीक है, लर्निंग ये है एसेज में कि ऐसे जो राइटिंग है ना, इट नीड्स टू कीप द रीडर हिंज्ड, ठीक है। इट शुड नॉट बी आइलैंड्स कि आपने कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी, कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि एक बार जब पढ़ना स्टार्ट करें तो कंक्लूजन में जाके ही सीधा रुके, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू। I can't fully understand the content. I think everyone here understood basic English. Thanks in advance. Okay, I think now there is a clash of okay. English versus Hindi debate. English versus Hindi debate. Okay.
ठीक है, as far as possible टेक्निकल टर्म्स को we will try to take that in English, और कुछ हम फिर हिंदी भी बोलेंगे बीच में, ठीक है? So I think we shall take question answers first. Yes. ठीक है, वो कर लेते हैं. Let me share the PPT with all of you, in which I have written the queries that we have received already. Then one by one हम करेंगे. Just give me a second. अच्छा, ये महक जैन ने अभी फेस टू फेस इवैल्यूएशन की बात करी है. सो फेस टू फेस इवैल्यूएशन थोड़ा बड़ा ऑड लगता है कि ऑनलाइन मोड में हम कैसे इसको करते होंगे, ठीक है? बट व्हाट वी एक्चुअली डू कि आप अपनी कॉपी सबमिट करते हो स्कैन करके पोर्टल पे. एम आई स्टिल ऑडिबल? ओके, सो आप लोग अपनी कॉपी स्कैन करके सबमिट करते हो, हमारे पोर्टल पे कॉपी आ जाती है. आफ्टर दैट यू बुक ए स्लॉट विद अस. यस Mandy, we will address that. So you can book a slot with us to book the face to face evaluation. आपको एक लिंक स्लॉट दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल 3 to 5 में we will be available to evaluate essays. Then you can book the slot as per your convenience. 3 से 3:30 या 4 से 4:30 you may book the slot. Based on that slot, a Google Meet link will be shared with you just like this, and we will be sitting across. स्क्रीन के उस पार होंगे, इस पार हम होंगे, और बीच में होगी आपकी कार्यभूमि कॉपी. एंड देन आई विल बी रीडिंग द कॉपी वन बाय वन. जैसे महक बता रही हैं, इन्होंने वही पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल जो लिखा हुआ था, ऐसे ही वो कॉपी आपके बीच में रहेगी. एंड वी विल बी टेलिंग यू कि ये हेडिंग में ये कमी है, इस हेडिंग में ये कमी है. एंड इसमें आ रहा है कि आपने अलाउड नहीं किया ज्वाइन करना 2 लोगों को, ठीक है? सो वो 1 to 1 जब हम करते हैं, सो मैं आपको बताता हूँ कि एसए में कैसे स्पेशली हेल्प करता है, ठीक है? ये एसए में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि एसए में महक ने जैसे बताया, इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, इट इज अबाउट आप एग्जिस्टिंग कंटेंट को कैसे लिख रहे हैं. How you are putting your existing content in a way, that makes it interesting. It is about that. So that thing needs to be conveyed to the student through different examples. Examples कौन से? Example based on the candidate's own content. For example, more often than not, I was asked a simple question by the candidate, sir, how can I maintain the continuity? How can I maintain the continuity by using this particular information that I have shared? So I used to rephrase the entire statement in front of candidate just to show him the path कि आप ऐसे इसको continuity maintain कर सकते हैं, ठीक है? जैसे महक ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल लिख रखा था, तो मैंने बोला था कि अगर आपको हेडिंग भी अगर बतानी है तो अपफ्रंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल मत लिखिए, जो की आइडिया है या की जो टर्म्स है उसको आप लिख सकते हैं. So all I'm saying is face to face evaluation makes it possible कि आप one by one you get to understand the problem. You get to understand the problem in your essay, and you can discuss it with your mentor right then and there. Ki what is the problem? How you can improve upon it? What are the alternative approaches? That is not possible in normal evaluation, in normal mains evaluation. So that is how this face-to-face evaluation is especially helpful. ओके, कंटिन्यूटी की बात कर लें, डायमेंशंस ओपन करने की बात कर लें. जैसे महक ने बताया, इन्होंने पहला पेस्टल अप्रोच से कर रखा था, तो उन्होंने बोला कि सर मैं कैसे लिखूं. तो मैंने इनको बताया था कि ऐसे आप मैक्रो कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं. उसमें अभी टाइम नहीं है, उसको हम ओपन अप करेंगे. यूट्यूब पे सेशन ऑलरेडी है, और मैं कल एक और सेशन लूंगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस तो कर लेंगे. तो देन आई टोल्ड हर कि आप इसी कंटेंट को ऐसे ऐसे करके मैक्रो एंड माइक्रो डायमेंशंस में कर सकते हैं. एंड देन यू मे वीव इन योर माइक्रो डायमेंशन पेस्टल अप्रोच इन दिस माइक्रो डायमेंशन ओनली, ठीक है? सो दिस इज पॉसिबल. तो इससे क्या होता है, यू गेट टू इंटरनलाइज द फीडबैक बिकॉज ऑल योर डाउट्स आर एड्रेस्ड देन एंड देयर. You get to understand the kind of mistake you are doing and why it is a mistake in the first place. And when you understand why it is a mistake in the first place, you tend to avoid it in the examination. I've got this feedback from several students, and when they start writing essays, they in fact, this is the feedback that Veer Pratap Singh told me in the first time after mains कि सर आपने जो मुझे बोला था, the things were reverberating in my mind when I was writing. Similar feedback we have got after people have written case studies, because I kept on repeating the arguments so as to because so that people and students can internalize those arguments and can use them in the examination. Okay, so this is a face-to-face evaluation that we do in our essay writing. And the same process we adopt in mains answer script as well, GS answer script as well, in which we evaluate 4 to 5 questions per mains test paper, so as to make you understand कि आपकी कमी कहाँ पे है, where you are failing in your answer writing. So that is all about face-to-face evaluation. Now we will be going to specific queries that students has asked. Yes, Mehak, all yours.
Yes, sir. The first So I think question is, so first question is that everyone tries to give structure to philosophical essay by using a pastel approach. Wouldn't it be doing this lead to every essay similar to each other? सर आई थिंक दिस इज वेरी राइट, इसीलिए पेस्टल अप्रोच को हमें स्क्रैप करके एक नया अप्रोच जो था विच वाज मैक्रो डायमेंशंस एंड माइक्रो डायमेंशंस वाला अप्रोच विच आई यूज एज आई गिव द एग्जांपल कि आप उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको ब्रेक कर सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दैट क्वेश्चन, उस स्टेटमेंट को लेके जो फर्स्ट ही थिंग्स मेरे दिमाग में आई थी वो था कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, हाउ टेक्नोलॉजी इज एडिंग इट, उसके फिर पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं. सो दीज आई वुड कॉल द मैक्रो डायमेंशंस. उसके बाद मैं इसको माइक्रो डायमेंशंस में डील करूंगी विच इज बेसिकली रीजन आर्ग्यूमेंट्स कि पॉजिटिव्स हैं तो क्या पॉजिटिव्स हैं, उसके नेगेटिव्स हैं तो क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स. एंड it is here that we bring in pestle approach के dimensions, not pestle approach but those dimensions. किसी में मैंने पॉजिटिव में कभी मैंने सोशल का एग्जांपल दिया, नेगेटिव्स में हमने किसी और चीज का एग्जांपल दिया. सो दिस इज हाउ वी कंबाइन द पेस्टल अप्रोच डायमेंशंस एज वेल एज द मैक्रो डायमेंशंस एंड माइक्रो डायमेंशंस इन व्हिच वी ब्रेक आवर एसेज. Okay, I think the similar thing goes for the second question, how to approach philosophical essay, just by opening up the macro dimension and then you can weave in your pastel approach through micro dimension. Jinko bhi, all of you who are not able to understand this macro and micro things, I will be telling this in more detail tomorrow. There will be a session on YouTube, you may join it. और अगर आपको और जल्दी है तो there is already recorded session on the YouTube how to get 150 marks in essay. You can watch that also. Otherwise tomorrow तो हम freshly इसको deal करेंगे with example. I will be telling you what is this macro and micro approach. अभी बताएंगे तो it will take a long, ethics को हम नहीं कर पाएंगे. Pastel approach is basically political, economical, social, technological. This is the approach. Okay, I think that also addresses the next question, how to structure the essay. Okay, Mehak, the next question is, I think this question is very much common with the students, especially जो भी मेंस लिख रहे हैं या जो remote areas से आते हैं. Did mentorship play a huge role in the score, and or can this be done by self preparation too? सर आई थिंक मेंटरशिप का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिकॉज जैसे मैंने कहा इवन विद द प्रिपेयर्ड कंटेंट, इवन दो माय कंटेंट वाज प्रिपेयर्ड, आई न्यू आई वाज राइटिंग का फ्लेयर भी अच्छा था, कंटेंट भी अच्छा था, स्टाइल भी अच्छा था, बट अप्रोच ही गलत थी. तो अगर गलत अप्रोच के संग इवन इफ विद ऑल द राइट थिंग्स एंड रॉन्ग अप्रोच यू वोंट गेट द स्कोर दैट यू एक्सपेक्ट. सो आई थिंक मेंटरशिप आपको आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करने में एंड उसके ऊपर एक्शनेबल इनपुट्स, गलतियां शायद से एक मैकेनिकल जो टेस्ट हम लिखते हैं जो मैंने ऑलरेडी और भी टेस्ट दिए थे, काफी जगह पहले भी ट्राई किया था, दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स. इट वॉज नॉट दैट कि मुझे मिस्टेक्स पता नहीं चल रही थी, बट हाउ कैन आई एक्चुअली इंप्रूव अपॉन दोज मिस्टेक्स. जैसे पॉलिटिकली सोशली उन्होंने बोला कि ये नहीं यूज करना है, तो कैसे उसको ना यूज करते हुए क्या यूज करना है, वो मेंटरशिप और फेस टू फेस इवैल्यूएशन में यू गेट अ बेटर फील ऑफ इट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड दैट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड मी इंप्रूव द स्कोर. Okay, I would like to add that see mentorship, coaching, ठीक है, these are buzzword और थोड़ा negative connotation इनका आ गया, ठीक है, और ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन रॉन्ग प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन अडॉप्टेड. बट जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि सी अगर आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आप एक आंसर को बार बार मेहनत करके लिख रहे हैं और गलत तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इन द एंड आप गलत तरीके से ही उसको एग्जाम में लिख के आएंगे एंड इट विल कॉस्ट यू ह्यूज मार्क्स. आप इमेजिन करिए अगर महक ही पेस्टल अप्रोच कंटिन्यू कर जाती है अपने एसेज में, इट वाज नॉट पॉसिबल कि शी वुड हैव गॉट दोस काइंड ऑफ मार्क्स जो भी इनको मिले हैं, ठीक है. इसके लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, मैं बस ये कह रहा हूं ऑलरेडी आपको फ्री में अवेलेबल काफी सारा कंटेंट है. हमने अपने YouTube पे काफी चीजें डाल रखी हैं. एक वीडियो है हाउ टू गेट 150 प्लस मार्क्स इन द एसे, आप वो देख लीजिए, आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है. सो मेनी वीडियोज आर अवेलेबल फॉर फ्री ओनली, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं. बट आप आइसोलेशन में तैयारी मत करिए, आप इंप्रूव करिए, डेफिनेट स्ट्रक्चर में तैयारी करिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन महक इज, डिड यू यूज चार्ट्स इन द एसे? व्हाट विल यू रिकमेंड? You are mute. Sorry, sir. So I don't think कि using charts is a very good idea in the essay, and then it also depends कि subject क्या है, but on the whole अगर one word answer है तो I would not prefer using charts in the essay.
Also, sir, many people are asking what is this pestle approach. So pestle approach is basically हम कितने dimensions को touch कर सकते हैं, उसके लिए keyword है ये political, economic, social, technological and environmental or ethical and legal. So this is the pestle approach, जिससे basically students try to collect की dimensions, हम किस topic को किस dimension से touch कर सकते हैं, pestle approach. So this is about it. Okay, so Meg, did you divide your essay that you wrote in the UPSC actually in the subheadings? That is the next question. Yes sir, I did divide my essay into subheadings, और ये मैं अपनी जो practice essays थी उनमें भी करती थी, and actual exam में भी I tried to divide my essays, and जो मेरी essay की headings रहती थी वो थोड़ी creative करने की कोशिश करती थी, but headings would resonate with the macro dimensions जो मैंने mention किए, उसी से मैं अपनी borrow करती थी. Usually 2 to 3 headings subheadings में try करती थी, not more than that. ठीक है, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड ऑल्सो कि हेडिंग्स जो भी दो इट शुड बी इनोवेटिव. ठीक है, ये इट शुड नॉट बी मैकेनिकल. जैसे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल आप लिख दें या कुछ बहुत ऑब्वियस आइडिया लिख दें, इट शुड एंड इट शुड नॉट बी टू मेनी हेडिंग्स ऑल्सो. अगर आप इसको टू मेनी हेडिंग्स करेंगे तो ये बेसिकली आपका जीएस का आंसर ही बन जाएगा. ओके, तो इसका आप ध्यान रखें. गिनती की मैक्रो हेडिंग्स, मैक्रो डायमेंशन जो होती हैं 4 या 5 जो भी हैं, तो उनके अराउंड आप अपनी हेडिंग्स आप फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, मैं आई थिंक ये प्रॉब्लम काफी कैंडिडेट्स को फेस होती है, स्पेशली व्हेन यूपीएससी हैज गिवन सो मेनी फिलोसॉफिकल टॉपिक्स इन बोथ सेक्शन एंड सेक्शन बी. हाउ टू चूज क्विकली, ये मुझे लगता है कि यू शुड एड्रेस इट बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ एस्पिरेंट्स कि वो जल्दी से कैसे टॉपिक्स को चूज करें. सर अगर क्विकली बीइंग द कीवर्ड, देन आई वुड से प्रीलिम्स की तरह एलिमिनेशन ऑप्शन पे जाइए. जैसे 4 ऑप्शंस हैं, सो पहले एलिमिनेट कीजिए. जो आपको टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, यू कैन नॉट राइट ऑन इट, एलिमिनेट दैट ऑप्शन. उसके बाद जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, देन आई वुड से कंटेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक लॉन्ग ऐसे लिखना है, तो कंटेंट के बेसिस पे डिसाइड कीजिए, अपनी समझ के बेसिस पे. एंड देन इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि काफी कैची, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू थिंक. अगर आपके पास कुछ प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन है, सो ऑब्वियसली आप उस ऐसे को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ओवर द अदर एसेज. अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे हैं कि इनकी आंसर स्क्रिप्ट हमने टॉपर्स कॉर्नर वेबसाइट पे वहां पे अपलोड कर रखी है. पहला पेज ऑफ कोर्स रिमूव कर दिया है, अदरवाइज आप सब लोग कॉल कर देंगे मैक को. ठीक है, सो ऐसे हैज बीन अपलोडेड, यू कैन वॉच हर आंसर स्क्रिप्ट देयर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू गेट एसे इन कोहेरेंट मैनर, बेसिकली कंटिन्यूटी हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? सर कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करने के लिए सर ने एक आइडिया सजेस्ट किया था कि जो आपका प्रीवियस जो पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट लाइन है या जो आइडिया पे आप फिनिश कर रहे हैं, उसी को आप अपना नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी इनिशियल लाइन या फर्स्ट लाइन बना सकते हैं. तो इट विल लुक लाइक कि कंटिन्यूटी है. जैसे अगर हम पहले हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं, इफ वी ट्राई टू गिव वन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू द एसे टॉपिक, तो हम हिस्ट्री उसका डिस्कस करने के बाद वी कैन से इवन इन द कंटेम्पररी टाइम्स this adage या this the veracity of this fact can be verified. तो हमने बता दिया कि पहले ऐसा होता था एंड इवन अभी भी ये हो रहा है. तो इवन इन द कंटेम्पररी टाइम्स जो एक फ्रेज है उससे आपकी वो कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश हो गई है. ऐसे ही सिमिलरली आप जो भी आइडिया को फिनिश कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, उसी से कुछ थ्रेड्स पिकअप करके नेक्स्ट आइडिया को इनिशिएट करें, एंड दैट इज हाउ एक कंटिन्यूटी आ जाएगी ऐसे में. ठीक है, इसके अलावा आप अपने आइडियाज को कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं. सपोज आपको आर्गुमेंट बिल्ड करना है, एक आर्गुमेंट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एक कनेक्टिंग लाइन देके 3 या 4 लाइन का एक पैराग्राफ देके आप आइडियाज को बिल्ड भी कर सकते हैं या कंट्रास्ट भी कर सकते हैं. जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपने किया है, तो वहां से भी आप एक कनेक्टिंग लाइन देके यू मे मेक ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक अलग ट्रिक ये भी होती है कि फोर ओवर, मोर ओवर, एडिशनली, ठीक है, या फिर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से भी आप चीजों को रख के कंटिन्यूटी बिल्ड कर सकते हैं. फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली वर्क्स वेरी वेल इन द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है, या आप सॉल्यूशन पार्ट पे ऐसे भी लिख सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट फैमिलियर लेवल, दैट इनिशियल कीवर्ड आल्सो एक्ट्स एज फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू द एसे. सो देयर आर डिफरेंट वेज इन व्हिच कंटिन्यूटी कैन बी मेड. उसको भी मैं यूट्यूब सेशन में लूंगा. ठीक है, महक, डज द नंबर ऑफ वर्ड्स और पेजेस मैटर इन एसे? हाउ डिड यू प्लान? सर मैं थोड़ी वर्बोज हूँ, तो मेरे तो ऑलमोस्ट पूरे द फर्स्ट एसे आई रोट इट वाज अराउंड 15 पेजेस. तो फिर देन आई गॉट टू नो कि एग्जाम में इतने पेजेस अवेलेबल भी नहीं है, सो आई ट्राई टू कट डाउन ऑन माय वर्ड्स. सो आई थिंक मेरे लिए तो ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स और पेजेस का कोई क्वेश्चन नहीं था. आई यूज्ड टू फिल ऑल द पेजेस, ऐसे में भी, जीएस में भी.
एंड इट केम नेचुरली टू मी, सो आई वुड नॉट से कि उससे कम लिखना चाहिए, बट आई गेस 1 और 2 पेजेस का लेवरेज आप ले सकते हैं. 12 पेजेस अगर अवेलेबल हैं तो एनीथिंग बिटवीन 10 to 12 पेजेस शुड वर्क इन द फाइनल एग्जाम. ठीक है, एसे के ऊपर कोई और स्पेसिफिक क्वेरी है आप लोगों का, पूछ लीजिए, देन वी विल मूविंग टू एथिक्स सेक्शन. So somebody has been asking about introduction, something कि 1-2 lines का quote. Yes, let me read the if we start our intro by a quotation, so it is like 2 to 3 lines and it is said intro should be of 10 to 12 lines, then what to do? Okay, basically he is asking that quotation 2-3 लाइन का होता है, but introduction लगभग 100-150 वर्ड्स का होता है, तो कैसे कर सकते हैं? So sir, कोई भी कोट बेस्ड हम इंट्रोडक्शन देंगे, सो द कोट इटसेल्फ इज नॉट द इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो द फर्स्ट पैराग्राफ हम उस कोट को, कोटेशन जो हमने लिखी है और जो कॉन्टेक्स्ट है ऐसे का, उन दोनों को रिलेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं. एंड देन वी कैन ऑल्सो एड्रेस जो एक कनेक्टिंग पैराग्राफ होता है, जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है या फर्स्ट मैक्रो डायमेंशन है, उससे पहले हम एक ऐसे का पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने ऐसे में, व्हाट आर द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डील विद, एक ओवरव्यू ऑफ द ऐसे. सो आई थिंक सर इट विल कवर अराउंड, इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 पेजेस एंड दैट शुड बी इनफ. What Mehak is saying actually, it is CST approach that we follow: context, scope and thesis statement. So जो आप quotation दे रहे हैं, it actually sets the context only. You need to explain, थोड़ा सा 1-2 लाइन में explain आपको करना है quotation को, and then link it to the essay topic very explicitly. And then perhaps you need to build the scope कि what are the all broad macro dimensions that you are going to cover in the introduction only, so that the examiner may have a glimpse कि आप मोटा आप क्या लिखने वाले हो, and then the thesis statement, basically your own opinion about the essay topic. ठीक है, so that is how you can build your introduction. एक क्वेश्चन पूछा कि, अच्छा, अनुज पूछ रहे हैं कि since we are starting ethics, may I know how helpful was the कलाम IAS ethics example? अनुज पूछ रहे हैं कि कलाम IAS के ethics का एग्जाम्पल कैसे है? सर एग्जाम्पल्स तो सभी हेल्पफुल हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपको उसको इम्प्लीमेंट, एक्चुअली उसको कनेक्ट करके लिखना आना चाहिए. सो एग्जाम्पल्स कहीं आपको वन सोर्स तो नहीं मिलेगा. मेरा फर्स्ट सोर्स न्यूज़पेपर की खुद की रीडिंग्स रही थी. आई यूज्ड टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर एथिक्स. उसके बाद उसमें मैं 4 सेक्शंस में उसको डिवाइड करती थी. एक में मैं कोट्स एंड फ्रेजेस कलेक्ट करती थी, एक में मैं एग्जाम्पल्स कलेक्ट करती थी, थर्ड में आई यूज टू आइडेंटिफाई कि कुछ पॉसिबल केस स्टडीज हैं क्या जो हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, विच कुड बी अ पोटेंशियल केस स्टडी, एंड हम उसको एग्जाम्पल की तरह भी कोट कर सकते हैं. एंड देन वो सेक्शन जो फोर्थ सेक्शन था मेरा, दैट वाज फॉर सेक्शन ए, जो थ्योरी पार्ट है. अगर बाय चांस हमें कई बार राइट्स एंड ड्यूटीज पे रिलेटेड हमें एडिटोरियल्स मिल जाते थे, तो कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स अगर मुझे न्यूज़पेपर से मिल जाते थे तो वो सेक्शन ए के लिए रखती थी. एंड देन उस एग्जाम्पल लिस्ट को मैंने काफी सारे जो सर ने डिस्कस करे हुए हैं, यूट्यूब आई गेस प्लेलिस्ट थी सर यूट्यूब की, उस पर भी आइडेंटिफाइड मेनी कीवर्ड्स फ्रॉम द सिलेबस, एंड उस पर काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे. आई रिमेंबर स्पेसिफिक केस स्टडीज जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो सर आई थिंक वी डिस्कस्ड, तो आपने उसमें फेसबुक का एग्जाम्पल दिया था, टाटा का एग्जाम्पल दिया था, आई स्टिल रिमेंबर अतुल्य इनिशिएटिव. तो आई थिंक ये वीडियोस का काफी बेनिफिट रहता है कि मैंने आई गेस 1-1.5 साल पहले सुनी होंगी, बट आई कैन स्टिल वो, और सर की आवाज में ही सुनाई देता है एग्जाम में भी, तो दैट रियली हेल्प्स. तो वीडियो सेशंस मैंने करे थे, एंड देन एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज के लिए पर्टिकुलरली मुझे बहुत हेल्प मिली थी उन वीडियोस से, एंड वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं. तो आप पहले एक बार देखिए, समझिए. इफ यू लाइक द अप्रोच देन यू कैन ऑब्वियसली कंसल्ट सर. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैग ने बोला कि जैसे हमारी आवाज उनको सुनाई देती थी. फ्रेंड से क्यों होता है, मतलब आप ऐसा सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जब आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो आप इंटरलाइज कर चुके हैं. अब महक ने अगर वो कंटेंट यहाँ से सुना है, हमसे सुना है, तो हम उनको याद आएंगे. अगर आपने किसी बुक से पढ़ा हुआ है तो आपको बुक याद आएगी कि बुक के लेफ्ट हैंड पेज पे टॉप राइट कॉर्नर में ये कंटेंट यहाँ था, राइट हैंड पेज पे बॉटम राइट कॉर्नर में ये कंटेंट यहाँ था. इट हाईलाइट्स कि आप कितना फोकस्ड है अपनी पढ़ाई पे. So this is nothing, I think nothing great about me. All the greatness is about Mehak because she was able to focus that much while listening to the video. तो आप भी जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, you should also focus that much कि आपको याद रह जाए कंटेंट वहीं की वहीं और आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, अब है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Sometimes topic in the essay are very personal, especially in philosophical essays. Can we use our own personal examples like we do in ethics?
सर आई थिंक वी कैन यूज, बस हमको उसको थोड़ा प्रेजेंट सटल वे में करना पड़ेगा इन अ रिफाइंड लैंग्वेज, और हमें मतलब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल एग्जाम्पल है तो पर्सनल डिटेल्स नहीं जानी चाहिए उसमें, एंड सेकेंडली कनेक्टेड अगर एग्जाम्पल है, रेलेवेंट है, तो वी कैन यूज, थोड़ा एनोनिमस रह के हम अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल डिटेल्स नहीं जानी चाहिए। नाम, अब पता चला आपने अपना नाम एड्रेस सब लिख दिया, यू विल डेफिनेटली गेट पेनल्टी मार्क्स फ्रॉम द यूपीएससी। ओके, सो पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, बट पर्सनल एग्जांपल्स, ब्रॉड स्टोरी लाइन आप डेफिनेटली दे सकते हैं अपने एसेज में या कहीं भी। ठीक है, आई थिंक मैं लेट्स मूव ऑन टू एथिक्स। एथिक्स में यू हैव गॉट वेरी स्टुपेंडस मार्क्स। ओके, 127 मार्क्स आर नो मीन फीट दिस ईयर। सो बताइए आपने कैसे किया 127 मार्क्स? सर एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, मेरी बेसिक जो अप्रोच रही थी वो मेरी नोटबुक थी, जैसे मैंने मेंशन किया। सो आई यूज टू मेंटेन दैट नोटबुक 4 डिविजन्स में, एंड न्यूज़पेपर से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल है एंड वी शुड मेक यूज ऑफ इट, बट देन एक ऑथेंटिसिटी का फैक्टर भी हमें ऐड करना चाहिए। कुछ डिफरेंट करने के लिए थोड़ी मेहनत हमें खुद भी करनी चाहिए। एंड न्यूज़पेपर आप एनीवे रीड कर रहे हैं एवरीडे, आई बिलीव करंट अफेयर्स के लिए, जीएस के लिए, तो आप जो कर ही रहे हैं उस एक्सरसाइज में यू जस्ट हैव टू बी मोर कॉशियस एंड कीप एन आई फॉर थिंग्स जो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी, मैंने उसी में से कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे फ्रेजेस, एग्जाम्पल्स एंड कंटेंट। ऑल्सो फॉर सेक्शन ए पर्टिकुलरली आप कोई भी बुक भी रेफर कर सकते हैं, कोई कोचिंग मटेरियल का, इंस्टीट्यूट का जो उनकी प्री प्रिपेयर्ड कंटेंट होता है, बिकॉज मोस्टली वो सेम ही रहता है, उतनी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी नहीं है, बट वो बेसिक कंटेंट आप कहीं से आउटसोर्स भी कर सकते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड केस स्टडीज के लिए जो मेरा बेसिक सोर्स था वो सर की केस स्टडी के डिस्कशंस थे, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थे डिस्कशंस, तो मैंने पहले वो डिस्कशंस देखे। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट देयर आर सम ब्रॉड फ्रेमवर्क्स या थीम्स जो हर केस स्टडीज में इन जनरल अप्रोच समझ में आती है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। लाइक आई रिमेंबर एक क्वेश्चन था, पर्टिकुलर केस स्टडी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही थी, उसमें वी वर आस्क्ड टू मेक अ पॉलिसी किसी सब्जेक्ट पे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या सब्जेक्ट था वो, ट्राइबल पॉलिसी रिलेटेड समथिंग लाइक दैट। तो हमें पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन, राइट। तो हमें पॉलिसी फ्रेम करनी थी। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन कि जो एग्जाम पे अगर हम डायरेक्टली जाके सोचेंगे तो शायद हमें कुछ टाइम लग जाएगा। हम आंसर ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट टाइम भी एक मेजर कंस्ट्रेंट रहता है एग्जाम में। सो अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो कभी ना कभी किसी और फॉर्म में रिसरफेस कर जाए दोबारा से कमिंग एग्जाम्स में। तो मैंने वो डिस्कशंस को फॉलो करा, उसमें सर काफी सारे अप्रोचेस बताते थे कि कैसे हमारी अप्रोच लेनी चाहिए केस स्टडीज को लेके, एंड सम स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमें क्विकली अपनी बात को कहने में एक रीजन तरीके से हेल्प करते हैं। तो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स पता चल गए, अप्रोचेस पता चल गई, एंड देन प्रैक्टिस आई थिंक एथिक्स में सब चीजों को बीट करता है प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव और व्हाट यू नो, इट इज अबाउट हाउ यू राइट इट। एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई लिटरली प्रैक्टिस्ड एवरी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम 2013, सेक्शन ए, सेक्शन बी, मुझे लिटरली हर क्वेश्चन पता था। एटीट्यूड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आपने वही क्वेश्चंस लिख लिए, उन्हीं को प्रिपेयर कर लिए, योर प्रिपरेशन इज डन। उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम में भी रिसाइकल्ड फॉर्म में वही क्वेश्चन आएगा। यू जस्ट हैव द कंटेंट, यू हैव टू मॉडिफाई इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू कैन राइट इट। So if I can summarize her strategy, एक तो हो गया कंटेंट पार्ट पे। कंटेंट पार्ट पे it was about picking up the current affair examples, case study, etc. from the different sources that any aspirant might be coming across. Maybe newspaper, maybe coaching materials, maybe any topper's answer script. So it is basically about consolidating all the knowledge at one place and then remembering it. The second part is application. Application about whatever you have learned should be on the paper. Otherwise तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स यू मस्ट प्रैक्टिस। केस स्टडीज एंड सेक्शन ए रिक्वायर सर्टेन अप्रोचेस। ठीक है, वो अप्रोच हमने डिस्कस की हुई है। आप वो अप्रोच जैसे बोल रही हैं कि स्टैंडर्ड आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट होता है कि स्लिपरी स्लोप। ठीक है, हम स्लिपरी स्लोप हम कर दें, बेसिकली एक ग्रेटर गुड को दिखाते हुए हम छोटा सा गलत काम कर दें। तो ये ऑप्शन हमेशा आप किसी ना किसी स्ट्रिक्ट की स्टडी बना सकते हो कि मैं अगर कोई स्कीम के लिए आ रहा है और स्कीम पे अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, तो मैं इनके लिए रूल ब्रेक कर दूंगा, हो गया स्लिपरी स्लोप। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है जो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो इसके भी स्टैंडर्ड काउंटर आर्गुमेंट है। इफ यू कैन रिमेंबर दोस काउंटर आर्गुमेंट, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रिप्रोड्यूस देम इन द एग्जामिनेशन. It will save a hell lot of time of yours and you will get very good marks because you all have standard arguments. ठीक है, तो that should be your approach. You should be able to
कैटेगराइज एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट आर्गुमेंट्स कि ये अप्रोच, ये आर्गुमेंट्स मेरे यहाँ लगेंगे, ये आर्गुमेंट्स मेरे यहाँ लगेंगे, एंड देन शुड रिमेंबर देम. When you practice them so much, like Mehak has done with respect to previous year questions, those arguments will be ingrained in your subconscious mind and they will be playing when you are writing. Okay, तो ये आप जरूर जरूर करें अपने उस पे. दिस इज द प्लेलिस्ट दैट मैट वाज टॉकिंग अबाउट. ये एथिक्स टर्मिनोलॉजी सीरीज है जो हमने उस समय पोस्ट करी थी. इस टर्मिनोलॉजी सीरीज में यू कैन सी आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी एथिकल टर्मिनोलॉजीज विद डेफिनेशंस, एग्जांपल्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल हिस्टोरिकल एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, सो दैट देयर कैन बी अ huge value to whatever you are learning. छोटा छोटा एग्जांपल आप याद कर लीजिए लेकिन जगह जगह उसको लगाइए, ठीक है. It will be very very helpful. Then this is the discussions that Mehak is talking about. Case studies के discussion जो हमने किए थे, how to make section A of ethics paper scoring, how to write case studies. इसमें section A के भी हमने जो different previous year questions हैं UPSC के वो pick किए थे. In fact, all these videos were part of our larger program that was called MMP sessions. Okay, MMP sessions में जो ethics के videos थे वो हमने publicly available कराए थे सारे के सारे, because we felt कि it would help large number of aspirants. ठीक है, वो अभी भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. सो ये एमएमबी प्रोग्राम क्या था, एक मिनट मैं बस आपको बता देता हूँ. एमएमबी प्रोग्राम बेसिकली हमने ऐसा किया हुआ था उस समय कि जो यूजुअली मेंस टेस्ट सीरीज होती है, इट इज माय फर्म बिलीफ कि मेंस टेस्ट सीरीज डज नॉट एक्चुअली हेल्प यू इन राइटिंग क्वालिटी आंसर, बिकॉज व्हाट aspirants usually do in mains test series, their whole focus is on time management कि कितने क्वेश्चंस वो इस 3 घंटे में कर पाते हैं, rather than focusing on the quality of the answer. अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं और आपको बाउंसर खेलना नहीं आता है, सो आप केवल मैच खेलने से, ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेलने से आप बाउंसर को अच्छा नहीं खेल पाएंगे. यू मस्ट डू नेट प्रैक्टिस. आपको कम से कम 10,000 बाउंसर बॉल्स खेलनी पड़ेंगी टू प्ले इट वेरी इफेक्टिवली, जस्ट लाइक महक जैन डिड. जब इन्होंने घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया ना, इट वाज हर नेट प्रैक्टिस. शी वाज नॉट अटेम्प्टिंग देम इन द एग्जाम लाइक कंडीशन, in the sense कि 3 घंटे में उसको लिखना है, but she was attempting them with respect to developing the framework, with respect to writing a very very qualitative answers. तो इसी अप्रोच को हमने ध्यान रखते हुए ये बनाया था कि हर मेंस टेस्ट के पहले उस टेस्ट को हमने, फॉर एग्जांपल संडे को टेस्ट है तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर अल्टरनेटिव हमने आंसर राइटिंग सेशन रख दिए. वो आंसर राइटिंग सेशन बेसिकली मिनी टेस्ट था 1-1 घंटे का. जो आपने केस स्टडी के सेशंस देख रहे हो ना, ये 80-80 नंबर की हमने 4 केस स्टडी दी हुई थी. ऐसे ही 80 मार्क्स के हमने सेक्शन ए के क्वेश्चंस दिए हुए थे कैंडिडेट्स को. तो सुबह अराउंड 10 AM वो क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पे पोस्ट होते थे, पोर्टल पे, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होते थे और शाम में हम उनका डिस्कशन लेते थे. तो उससे क्या होता है कि जब आपका फोकस इसी पे है कि मैं कितना बेहतर आंसर लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, देन यू टेंड टू डेवलप दोज फ्रेमवर्क्स कि अच्छा ऐसे ऐसे आंसर लिखना है. और जब शाम में डिस्कशन होगा तो यू कैन कोरिलेट कि अच्छा ये अप्रोच से ये फायदा है, ये अप्रोच से ये फायदा है, एंड देन आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है. एंड देन इसके वीक के एंड में उसको रिवाइज कर लीजिए एंड देन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का अपना पेपर दे लीजिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं. सो बेसिकली ऑल आई एम सेइंग इज, अभी भी आप अगर मेंस टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करें, वो उसको एंड ना माने, दैट इज ओनली ए मींस. ठीक है, स्पेशली ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, कि आप कौन से क्वेश्चन को किस पैटर्न में अडॉप्ट करेंगे. क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यू मस्ट डू नेट प्रैक्टिस. महक जैन से आप कम से कम ये चीज तो सीख ही सकते हैं कि उन्होंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर दिए, इट वाज ए ग्रेट नेट प्रैक्टिस फॉर हर. उनको वो क्वालिटी उस लेवल पे जा चुकी थी कि फिर वो कोई भी मेंस टेस्ट में लिखती, इट वाज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट देन. ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए. ये जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि 14 तारीख को अगर एथिक्स का टेस्ट है तो इसको हमने बांट दिया, 3 पार्ट में बांट दिया. 3 एमएमपी सेशन उसके पहले कर दिए सिलेबस को बांट के, और हर सेशन को हमने एमएमपी सेशन 10 जैसे लिखा हुआ है तो 1 घंटे का टेस्ट है. एमएमपी सेशन 11 अगले 1 घंटे का टेस्ट है. फिर अगला सेशन केस स्टडी पे है. तो ये 1-1 घंटे का जो टेस्ट है, इट इज लाइक नेट प्रैक्टिस. और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें डिस्कस किए हुए हैं और ये सब फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. ओके, सो these are the queries, Mehak, that the students have sent us. So I think the first query you have already addressed, how to get recent examples, cases for ethics and essay. It was mostly from the newspaper. Okay, one thing I would like to add, candidates जिनके attempts बढ़ चुके हैं, for example 3rd attempt है, 4th attempt है, 5th attempt है, they often find it very mundane to read the newspaper because the arguments are more or less similar. ठीक है, उनको content आ रहा होता है.
तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि न्यूज़पेपर को कंटेंट इसके हिसाब से याद मत करिए कि वो 5 से 6 आर्गुमेंट क्या रहेंगे आपके मेंस के आंसर में या आपके एथिक्स के आंसर्स में। आप उनको न्यूज़पेपर को बस इस तरीके से देखिए कि आप क्या एग्जांपल्स वहां से ले सकते हैं, कौन सा रिपोर्ट्स आप वहां से ले सकते हैं, केस स्टडी वहां से ले सकते हैं। बिलीव मी, दे विल बी वेरी डिफरेंट, दे विल मेक योर आंसर्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फेलो एस्पिरेंट्स। क्योंकि जो मेन कंटेंट है वो तो आप किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं, और उसमें आपको दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए कि आप पूरा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का नोट्स बना रहे हैं। जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, जो आप खुद का एग्जांपल, खुद का ऑब्जर्वेशन आप वहां डालेंगे, इट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट, इट विल मेक योर एसे स्टैंड आउट। तो जरूर जब आप प्रीलिम्स एंड मेंस की न्यूज़पेपर पढ़ें तो क्विकली आप ऊपर से देख पाएं कि ये चीज इसका एग्जांपल बना रही है, ये चीज टर्मिनोलॉजी का एग्जांपल बनाई है, और वो जरूर अपने नोटबुक में डालें। So Meg, the second question is how to bring structure in the quotation type question, and did you use any specific template? Quotation based question section में आते हैं। सर कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे मैं उसको मिनी एसेज की तरह ट्रीट करती थी। जैसे मिनी हमारी जैसे फिलोसफिकल एसेज हैं, आई थिंक वो सिमिलर अप्रोच रहती थी। उसमें भी इफ आई कैन यूज मैक्रो डायमेंशंस, माइक्रो डायमेंशंस वाला अप्रोच, दैट वुड बी वन थिंग। देन अगेन टेस्टल अप्रोच मैं इसमें यूज कर लेती थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना, बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर यूजुअली कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो टेस्टल बेस्ड एक अप्रोच हो गई। एंड देन एज यू मेंशन इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे बात करके वी कैन ट्राई टू गिव सम स्ट्रक्चर टू दी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे भी बात डायमेंशंस की है। ठीक है, आई थिंक गोल्डन मीन की अगर हम बात करें, आपसे पूछेंगे गोल्डन मीन कैसे रिलेटेड है, तो आप डिफरेंट डायमेंशंस में उसको खोलिए। क्वेश्चन पूछता है ना व्हाट डज इट मीन टू यू, तो व्हाट डज इट मीन टू यू मींस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज इट मीन टू यू। अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिस्ट्रेन। जुडिशरी को इनएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, एक एक्सट्रीम इनएक्टिवनेस का है और दूसरा एक्सट्रीम जुडिशियल एक्टिविज्म का है। तो इट शुड बी जुडिशियल रिस्ट्रेन जुडिशरी को अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं और गोल्डन मीन की बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट बी सो रूल ड्रिवन कि वो एंड पर्पज ही भूल जाएगी पब्लिक सर्विस है, और नीदर इट शुड बी सो ब्रिजन कि बार-बार रूल तोड़ने पे आ जाए। तो अगेन ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल लाइफ का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस आदमी को रखना चाहिए। कैरियर की बात अलग है, फैमिली की बात अलग है, अपनी लाइफ की बात अलग है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की आप बात कर सकते हैं। सो वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यू कैन रिलेट टू योर quotation based questions। ठीक है, so that you can tell the examiner कि you know you are quite analytical in the sense that the quotation is asking you to relate। Meg, how did you approach your case studies? Did you use a lot of thinkers real life example, or did you use a set of key values in the case study to substantiate your argument? So as far as case studies are concerned, I think हमारे पास 6 case studies होती हैं mostly in the exam if the conventional pattern is followed। So I tried कि मैं थोड़ा variation लाके different approaches से case studies को solve करूँ, ताकि थोड़ा interest भी रहे examiner का भी and थोड़ा difference भी create कर सकते हैं। So there was no fixed one approach कि सभी case studies को एक ही तरह से deal करना है। स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि मेरे डिस्कशन से कुछ नोट डाउन कर रखे थे, तो उसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे, तो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करती थी। एंड मोस्टली वी आर आल्सो डायरेक्टेड केस स्टडीज में, स्पेसिफिकली इन दी 2021 पेपर हमें ज्यादा सोचने का स्कोप नहीं था, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन के अपने आप सब पार्ट्स दिए हुए थे, उसके आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स डिस्कस करने होते हैं या फिर इम्प्लीकेशन डिस्कस करनी होती हैं। सो दैट वाज ब्रॉडली दी अप्रोच। लॉट ऑफ थिंकर्स, आई डोंट थिंक सर मैं बहुत ज्यादा थिंकर्स नहीं यूज करती थी, बिकॉज मुझे याद भी नहीं रहते थे एंड मैंने याद करने का ट्राई भी नहीं किया था। आई एम मोर इनटू की ओरिजिनल अपना आर्ग्यूमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप रिफ्लेक्ट कीजिए। थिंकर्स तो सभी को, आई गेस एग्जामिनर को भी काफी आता है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटीज, बट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या प्रैक्टिकल चीजों पे ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है या नहीं हो रही, रादर देन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो वो बीच में आ जाते थे कभी रेफरेंसेस, बट नॉट अ लॉट ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एथिक्स में ना, डू नॉट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स ए सब्जेक्ट। एथिक्स यूपीएससी ने जो पेपर डाला है, इट इज मेंट टू जज योर एथिकल क्वेश्चन। तो जितना आप अपने आप से रिलेट करके अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने आर्गुमेंट देंगे रादर देन किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, तो वो आपको ज्यादा बेहतर मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, तो अपने आर्गुमेंट्स यूज करिए, अपने एग्जांपल्स, अपना एनालिटिकल पर्सपेक्टिव वो अपने एग्जामिनर को दिखाइए। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैक ने बोला कि डिफरेंट मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, 6 केस स्टडीज हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें। मैंने देखा है कि स्टार्ट कर देते हैं स्टेक होल्डर, सो डू नॉट मेक इट मैकेनिकल। ठीक है, एग्जामिनर बिकम पिस ऑफ
पिस ऑफ हो जाते हैं वो केवल स्टेक होल्डर अप्रोच से। सो ट्राई टू हैव ए वेरिड फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने केस स्टडी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, आप देख लीजिए हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडी। डिफरेंट टाइप्स के आई थिंक 7 to 8 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन। सो 6 केस स्टडीज में अगर 3 से 4 टाइप इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो इट शोज योर इनोवेशननेस, ठीक है। सो हाउ टू यूज एथिक्स स्कॉलर इन द आंसर्स, आई थिंक आंसर्स महक हैज ऑलरेडी गिवन। थोड़ा थोड़ा यूज करना है, दूसरों के कंधे पे नहीं बंदूक चलानी है, अपने ओन आर्गुमेंट्स जितना हो सके हमको यूज करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो महक आपको जरूर एड्रेस करना चाहिए, जो कैंडिडेट्स बहुत परेशानी फेस करते हैं, हाउ टू टैकल वर्ड लिमिट एंड कंप्लीट इन टाइम, स्पेशली केस स्टडीज। इसमें आपने क्या किया? सर इसमें आई वुड से जब मैं टेस्ट लिखती थी तो मैंने एक अप्रोच आइडेंटिफाई करी अपनी, दैट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इन द एक्चुअल एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता था कि कंपेयर टू केस स्टडीज वी हैव मोर स्कोप ऑफ स्कोरिंग हायर इन द सेक्शन ए, बिकॉज वहाँ पे आप अपना आंसर डिफरेंट कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट की केस स्टडीज, उसकी पॉसिबल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। दे जस्ट वांट अस टू प्रेजेंट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शंस हमसे मांगते हैं, बट आंसर कहीं ना कहीं सभी का सिमिलर रहता है, सभी का क्लियर, हर कोई एथिकल आंसर ही देना चाहता है केस स्टडीज में, इवन इफ दैट्स नॉट द थिंग दे आर गोइंग टू एक्चुअली डू। सो आई थिंक आंसर उसमें प्री डिफाइंड रहता है टू सम एक्सटेंट। तो मैं फोकस करती थी कि मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूं। सेक्शन ए में मैं पहले अपना जो भी आंसर्स रहते थे वो डील करने के बाद उसमें कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन एक छोड़ देती थी अपना। मेरा उसमें थोड़ा सा कंफर्ट रहता था, तो आई वुड अटेम्प्ट इट एट लास्ट, एंड देन थोड़ा सा 5-10 मिनट्स का लेवरेज में केस स्टडीज में लेती थी, क्योंकि वो काफी लंबी भी होती थी, तो आपको उसको जल्दी रीड करने में भी प्रॉब्लम होती थी। एंड देन बहुत सारे सब पार्ट्स रहते हैं, एंड पेजेस भी 4 रहते हैं, एंड पेजेस फिल करना भी टू सम एक्सटेंट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मतलब 2 पेज में तो आंसर अपना वाइंड अप नहीं कर सकते। तो इन सबको देखते हुए 10 मिनट्स का मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती थी दैन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो हमारा 15 मिनट्स का केस स्टडीज रहता है, उसके अगेंस्ट में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड करती थी। और वो जो 10 मिनट्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कंज्यूम किए हैं वो मैं अपने सेक्शन ए से कॉम्प्रोमाइज करती थी इन टर्म्स ऑफ माई स्पीड, बिकॉज मैंने प्रिपेयर कर रखा था कंटेंट, तो जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ। दिस इज आई थिंक वेयर नोट्स एंड आपकी जो जितनी प्री प्रिपेयर्डनेस है वो काम आती है। अगर आपने ऑलरेडी सब चीजें करी हुई हैं प्रिपेयर, तो आप जल्दी लिख पाएंगे, जल्दी सोच पाएंगे। वो जो टाइम आपका सेव होगा वो आप अपने थोड़े जो केस स्टडीज यूजुअली डिफरेंट ही होती हैं, नई ही होती हैं, तो वो आपको ऑन द स्पॉट वहीं डील करनी है। बट सेक्शन ए इज मोर प्रेडिक्टेबल, तो वहां से टाइम सेव कीजिए, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लीजिए और वो आप केस स्टडीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे महक ने बताया कि शी हैड प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 13 टू लास्ट ईयर, तो दिस आल्सो हेल्प्ड हर, ठीक है, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर इन हर हेड व्हेन शी वाज राइटिंग। अगर आप देखोगे ना यूपीएससी के एथिक्स के पेपर को, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आर्गुमेंट्स केप्ट ऑन रिपीटिंग, ठीक है, आर्गुमेंट्स रिपीट होते हैं। आप किसी भी, आप ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, आर्गुमेंट्स केप्ट ऑन रिपीटिंग। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने कुछ एरियाज को कंफर्टेबल एरियाज बनाइए जिसमें आप कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इट माइट भी, अगर टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, या कुछ क्वेश्चन बहुत आसान पूछते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या जिनके आंसर आपको एकदम हाथ पे रखा हुआ है, आपको बहुत कंफर्टेबल जोन है, तो आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं केस स्टडीज के बाद। जैसे मैक के केस में इट वाज अबाउट फिलोसफिकल टॉपिक्स जिसमें वो काफी कंफर्टेबल थी। तो आप भी अपना कुछ नीचे जोन बना लीजिए, स्टार्ट करिए। इनफैक्ट अगर मुझे अच्छे से याद है तो मेरा पहला वीडियो ही हाउ टू मेक सेक्शन ए स्कोरिंग था, बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि केस स्टडी बिकम्स बिट मैकेनिकल, ठीक है, जो 4-5 ऑप्शंस बच्चे जनरेट करते हैं मोर और लेस सेम लाइन पे चले जाते हैं, और सेक्शन ए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात आती है, आर्गुमेंट्स की बात आती है, बट वहां पे एक ग्रेट वेरीनेस भी होता है आंसर की क्वालिटी में। एक कैंडिडेट बहुत अच्छा आंसर लिखेगा, एक उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा क्योंकि वो केस स्टडी में 1.5 घंटे खराब, 2 घंटे खराब कर चुका है, केस स्टडी पे उसने तैयारी में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। तो आप थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखें और सेक्शन ए को लाइटली मत लें। सेक्शन ए में मार्क्स, अगर मैंने कुछ कैंडिडेट्स का देखा, 3 मार्क्स से 7 मार्क्स तक वेरी करता है, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन में वेरी कर जाता है, बिकॉज सम पीपल आर वेरी वेरी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस को लेके। तो सेक्शन ए को आप लाइटली मत लें, वो भी 125 मार्क्स का या 130 मार्क्स का यूपीएससी जो पूछ रही है आजकल, ठीक है, तो 130 मार्क्स का है, उसको भी आप करें। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। सेक्शन ए प्रिपेयर करना इजी भी है बिकॉज उसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने आपको इतने सारे की टर्म्स दिए हुए हैं, मोर और लेस जो क्वेश्चंस है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड देन एज आई सेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने एटीट्यूड एक जैसे टर्म मेंशन है, इंटीग्रिटी मेंशन है, ट्रांसपेरेंसी एज अ वैल्यू मेंशन है, आपको वो टर्म भी मिल गया। उसके अगेंस्ट आपको 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल दीज ईयर्स, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस रहे होंगे उस टॉपिक से, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मिल गए।
आपने कीवर्ड पे बेसिक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, आपने 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, तो जब एक 7वां टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा उसको लिखना। Another thing is, for some people it might sound little overwhelming कि इतने सारे questions 2013 onwards, every single question I had written, newspaper के notes over the years। तो I would like to say कि ये जो सब काम था ये मैंने prelims 2021 से पहले कर लिया था। ये सब 2 महीने में करना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं था, एंड आई गेस बाकी सबके लिए भी डिफिकल्ट ही रहेगा, इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो इतना ग्राउंड वर्क जो है, जो बेसिक प्रिपरेशन थी, न्यूज़पेपर में पूरे साल पढ़ती थी तो पूरे साल उसमें से ऐड करती थी। लास्ट में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई जस्ट कंसोलिडेटेड दोज नोट्स। मैंने उनको बहुत ही ब्रीफ रखा। अपने 5-6 पेजेस के नोट्स थे मेरे सेक्शन ए के, 2-3 पेजेस केस स्टडीज के थे, 2 पेजेस कोट्स एंड एग्जांपल्स के थे, 2 पेजेस आई गेस डायग्राम्स के थे। तो इन एंड अराउंड 20 पेजेस मेरा पूरा एथिक्स मैंने समराइज कर लिया था। उसको मैंने कम से कम 4-5 बार रिवाइज किया होगा, उसी से मैं रिवाइज करके टेस्ट भी देती थी। तो जो 2.5 महीने का या 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें आप सिर्फ कंसोलिडेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो बेसिक ग्राउंड वर्क है, मेहनत करने का टाइम है, वो प्रीलिम से पहले है। एटलीस्ट आपको मोटा मोटा सब कुछ तैयार करके उससे पहले ही रखना पड़ेगा। थोड़े बहुत जो गैप्स हैं वो ऑब्वियसली हम फिल कर सकते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। एथिक्स में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एथिक्स इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे मैक ने बोला ना 20 पेज में पूरा समराइज हो गया नोट्स, एक्चुअल कंडीशन भी ऐसा है। एथिक्स का सिलेबस देखा जाए तो बहुत छोटा है, ठीक है। इट इज अबाउट एप्लीकेशन। अगर आपके आंखें खुल जाती हैं, आपको एग्जांपल दिखने लग जाते हैं अपनी लाइफ के चारों ओर, सोसाइटी के चारों ओर, तो फिर क्या अंतर है? फिर तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखने को तैयार हैं। तो बेसिकली जो एथिक्स का गेम है अंडरस्टैंडिंग का है कि आपको डिफरेंट टर्म्स समझ में आनी चाहिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट समझ में आने चाहिए, उनको यूज कैसे करना है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें जब भी आप प्रिपेयर करें। अच्छा, मैंने कुछ टर्म्स के वीडियो डेफिनेशन एग्जांपल ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रखे हैं, और अभी भी मैं उनको फिर से डालूंगा। अभी थोड़े दिन बाद हम रिकॉर्ड करना और शुरू कर देंगे, तो आई विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर नंबर ऑफ टर्म्स, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। तो उसको आप जरूर चेकआउट करना। जिनके पास टाइम नहीं है, जो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, वो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। स्कॉलर हो गया, वर्ड लिमिट हो गया। अच्छा, हाउ टू बैलेंस महक बिटवीन पॉइंट्स एंड एग्जांपल? इज इट ओके टू यूज फिलोसॉफिकल थ्योरीज इन डेप्थ और जस्ट कीप द आंसर सिंपल? पॉइंट्स एंड एग्जांपल के बीच में हमको कैसे बैलेंस करना चाहिए? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई थिंक पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज पॉइंट्स के साथ तो एग्जांपल्स दीजिए। अगर आप ट्राई टू राइट 10 मार्कर है तो मैं 10 डायमेंशंस नहीं 10 फैक्टर्स कह सकते हैं मे बी, या 10 हेडर्स। इंट्रोडक्शन वुड बी वन थिंग। अगर मैंने कुछ उसमें डायग्राम बनाया तो आई वुड कंसीडर दैट एज 1 मार्क मेरा उसमें हो गया। 5-6 पॉइंट्स में मेंशन करने की कोशिश करती थी, 2-3 वे फॉरवर्ड मेंशन करने की कोशिश करती थी, एक कंक्लूजन हो गया। सो 10 मार्कर्स मींस 10 थिंग्स दैट यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम, इन योर आंसर, व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड डायग्राम, एवरीथिंग। तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स देते जा रहे हैं, साथ ही में आप एग्जांपल्स ऐड कीजिए एज फार एज पॉसिबल। अगर 7 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, तो एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल्स आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं। और अगर इल्यूसिडेट है या फिर एग्जांपल स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके उसको अच्छे से डिटेल में इलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आई थिंक हमको लाइव क्वेरीज ले लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ और क्वेरी जो रह गई हैं आप चैट में अपनी क्वेरी जरूर दें। एक एथिक्स ईएमएमपी प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इन विच इन 8 क्लासेस आई विल बी कवरिंग ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस विद डेफिनेशंस, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल, इसका सैंपल कंटेंट कैसा होगा, नोट्स कैसे होंगे, एटसेट्रा, सब वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आप वेबसाइट पे जाके मेंस के अंदर कोर्स 2022 पे जाके क्लिक करिए, ईएमएमपी को क्लिक करिए, वहाँ पे सैंपल कंटेंट, सैंपल डेमो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 क्लासेस में पूरा सिलेबस आपको कवर हम कराएंगे, एंड 6 क्लासेस केस स्टडीज की रहेंगी, ताकि ऑन द स्पॉट केस स्टडीज कैसे रहेंगे। केस स्टडीज में को आप लाइव अटेंड करिएगा जो भी प्रोग्राम से जुड़े हैं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा ही है कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप वैसे सोचिए, वैसे सोचिए, आप बताइए, वैसे करिए, तो वो आपके अंदर वो चीजें आ जाएंगी कि ऑन द स्पॉट हम एग्जाम में कैसे सोचें। ठीक है, मैं लिखा भी हुआ है pedagogy for ethical stimulation, because I use that. I ask so many questions from the students so that candidates themselves start thinking कि अच्छा वैसे सोचना था, वैसे सोचना था। तो वो हम करेंगे इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड ओनली। जैसा मैं कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट शुड बी वेरी सिंपल। एक जो होता है ना, जो एथिकल बंदा होता है उसको सब चीजें दिखती हैं, सोसाइटी में गलत होते हुए दिखता है, उसको वो आर्गुमेंट्स दिखते हैं, वैसा आपको बनना है और वही आपको प्रेजेंट करना है। यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। आप लोग अपनी क्वेरी जरूर लिखिए अपने चैट में। ठीक है, मैं अब तक कोर्सेज वगैरह बता देता हूँ, जिनको भी क्वेरीज कुछ रह गई हैं चैट में प्लीज लिखें। दिस इज अनदर कोर्स दैट वी आर हैविंग फॉर मेंस दिस ईयर।
मास मैक्सिमाइजेशन सेशंस मैंने आपको बताई दिए। हर टेस्ट सीरीज के पहले अल्टरनेट डे हम आंसर राइटिंग सेशंस करेंगे, मिनी टेस्ट होगा 1 घंटे का, आपको सुबह 10 बजे पेपर पोस्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे, आप उसको घर बैठ के लिखिए। शाम में उसका डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग विद ग्रेट लेंथ। जो एसएस के केस स्टडी डिस्कशन मैक ने देखे हैं, दे वर पार्ट ऑफ दो एमएमपी सेशंस ओनली, ठीक है। देन जीएस मेंस टेस्ट सीरीज वी विल हैव विद फेस टू फेस इवैल्यूएशन ओनली, एंड एसए टेस्ट सीरीज आल्सो वी विल हैव फेस टू फेस इवैल्यूएशन इन व्हिच वी विल बी इवैल्यूएटिंग इन फ्रंट ऑफ यू बाय शेयरिंग द स्क्रीन, ताकि सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है आपके आंसर्स में एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। एंड एस्पायरेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज बेसिकली अवर ओन मेथड टू मेक द प्रिपरेशन वेरी पर्सनलाइज्ड। जो लोग मेंस अपीयर कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एफर्ट्स को उतना पुट इन नहीं करते हैं। सो व्हाट वी डू इज कैंडिडेट्स देमसेल्फ पुट अ एंट्री ऑन डेली बेसिस कि जीएस में कितना मार्क्स पढ़ रहे हैं, कितना घंटे पढ़ रहे हैं, कितना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऑप्शनल पे कितना ध्यान दे रहे हैं। ऑन डेली बेसिस देयर एफर्ट्स गेट मॉनिटर्ड बाय अस, एंड अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आई विल मेक ए कॉल एंड मैं आपको डांटूंगा भी कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कोचिंग से अलग जाने का हमारा तरीका है कि हम पर्सनल इंटरेस्ट लें अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो दैट इज एस्पायरेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। हम जो 40-50 बच्चे हम लेंगे, उनके संग हम ये काम करना चाहेंगे कि आप घर पे कितना पढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि असली बैटल है वो घर पे जीता जाता है। जो भी आप इनपुट दोगे ना अपने लेवल पे, जैसे मैक ने दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बैटल वहां जीता जाएगा। तो आप उनको जरूर अच्छे से करो, अपने इनपुट को करो, तो वो इनपुट पे हम फोकस करेंगे। एंड दिस कोर बैच का फीस आई थिंक इट इज क्वाइट रीजनेबल, लगभग 17 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे एंड एमएमपी सेशंस मिलेंगे लगभग 30 के आसपास, ठीक है। सो दोज आर आवर कोर्सेज। आफ्टर दैट क्वेश्चंस प्लीज शूट, और कोई क्वेश्चंस किसी के रह गए हो तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। मैक विल ट्राई टू आंसर देम क्वेश्चंस। मैम, हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ आफ्टर यू फेल्ड 2 प्रीलिम्स? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पहले एक बारी एथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस ले लें हम, देन वी कैन टॉक अबाउट दिस फेलियर एंड एवरीथिंग। ठीक है, एथिक्स के क्वेश्चंस, एथिक्स या ऐसे के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, वी कैन टेक देम फर्स्ट। So let me read from Arnav. Arnav had asked very good questions. In fact, today also I had used his questions. Ma'am, did you use same examples in a different way in question from different sources like Nehru in integrity, tolerance, EI, or did you have topic specific example? Arnav, I must say you are very inquisitive, और आप प्लीज ऐसे ही रहना। This quality of yours will help you tremendously in mains as well in interview. I'm very proud of you. बहुत अच्छा लगा। हाँ मैक। Sir, can I see the question once? क्वेश्चन 7:08 पे पोस्ट हुआ है, अगर आप चैट पे क्लिक करें तो। जी सर, चैट में। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन आई गेस, ओके यस, दिस हियर इट इज। डिफरेंट टॉपिक्स पे आई वुड से कि एक जैसे टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, एटीट्यूड है, इंटीग्रिटी है, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, तो उसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, बट देन हर बारी सेम एग्जांपल नहीं कोट कर पाएंगे। इंटीग्रिटी पे आपने अगर 4 एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लिए हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट दो सेम एग्जांपल्स एवरीवेयर। सो टॉपिक्स के साथ भी एग्जांपल्स ऐड करती थी, जो वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे, बट देन सम एग्जांपल्स की एक लिस्ट अलग से भी एग्जांपल्स की होती थी, जो फ्री हैंड एग्जांपल्स होते थे। उनको आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल को इनफैक्ट आप डिफरेंट टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल आप प्रिपेयर करें, ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन इट्स ह्यूज वैल्यू। ह्यूज वैल्यू से क्या मतलब है? देखो, हमारा ब्रेन इज लिमिटेड इन द सेंस कि हम बहुत कम चीजें ही बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो जब भी आपने कोई एग्जांपल याद किया, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, वेयर कैन आई यूज दिस एग्जांपल? कैन आई यूज दिस एग्जांपल? कैन इट मेक ए ग्रेट एसे एनेक्डोट? ओके, कैन आई यूज इट इन emotional intelligence? Can I use it in persuasion? Always ask yourself. So when you have this mapping done by yourself, it will be very easy for you to connect with this example to a different essay और ethics topic जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये माइंड मैपिंग, ये स्टिमुलेशन खुद से भी करें, जब भी आप खुद से भी पढ़ें। यू विल थैंक मी लेटर, आप मेल्स लिख के आएंगे, ये एक्सरसाइज आपको कितना हेल्प करेगी। मैम, हाउ यू यूटिलाइज हिस्ट्री सेक्शन ऑफ GS1 इन एसे? हिस्ट्री कैसे यूज किया आपने एसे में? विवेक इज आस्किंग। सर हिस्ट्री में मोस्टली आई ट्राई टू अवॉइड द वेरी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं अशोका के, महात्मा गांधी के, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहे हैं। सो आई यूज टू ट्राई टू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जांपल्स थोड़ा इनोवेटिव लगते हैं, थोड़ा कम बच्चे आई गेस उनको रेफर करते हैं। सो वर्ल्ड हिस्ट्री से आप उठा सकते हैं एग्जाम्पल्स, एंड देन टॉपिक वाइज आप मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल यूज करना है। फ्रीडम स्ट्रगल से भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं सर।
ओके, अगेन आई सेड ना, जब भी आप पढ़ें तो नॉलेज इज इंटीग्रेटेड। ये तो हमारा माइंड है उसको फ्रेगमेंट करता है कि ये GS1 का है, ये GS2 का है, बट अल्टीमेटली द होल नॉलेज इज इंटीग्रेटेड। आपको ये नॉलेज का अगर आपको सही यूज करना है, इफ यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू द विजडम, यू मस्ट थिंक ओवर इट। विजडम इज यूजिंग दैट नॉलेज, यू मस्ट थिंक ओवर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैं इसको कैसे यूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो ये अगेन आपको घर पे सोचना है जब भी आप पढ़ाई करें। Nitin is again and again asking, how did you integrate ethics and PubEd? PubEd, I think आपका ऑप्शनल था. I asked so many questions in your interview from PubEd. So आपने ethics में कैसे किया इसको integrate? सर जो गवर्नेंस पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इन दी एथिक्स प्रिपरेशन। एंड देन एग्जांपल्स जो है, केस स्टडीज जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वन सेपरेट यूनिट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उससे हमें काफ़ी सारी केस स्टडीज वहाँ से हम डिस्कस करते हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही आप यूज़ कर सकते हैं एज एग्जाम्पल्स इन एथिक्स एज वेल। और जो गवर्नेंस रिलेटेड पार्ट है, आई थिंक वो ब्यूटीफुली डील हो जाता है पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही। इफ यू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्रांसपेरेंसी, जैसे एक आई रिमेंबर इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी या फिर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ी बेटर आई गेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इफ वी हैव अ बैकग्राउंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ से वो चीज़ें हेल्प हो जाती थी। बट आई ट्राइड कि एग्जाम्पल्स हैं, जो भी लैंग्वेज है वो सिंपल रहे, जार्गनाइज ना रहे, और जितने भी पबैड के थिंकर्स थे उनको मैं बिल्कुल भी नहीं लाती थी। कॉन्सेप्ट्स आपको सिंप्लीफाई करके आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी। मैं युवराज पूछ रहा हूँ, और आई थिंक ये क्वेश्चन काफी लोगों के लिए रिलेवेंट है। द पीपल हु आर फेलिंग इन प्रीलिम्स, आप, मुझे याद है कि यू व्हेन वी डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम, योर ओपनिंग स्टेटमेंट वाज सर दिस इज माय फर्स्ट मेंस। ओके, सो हाउ डिड यू यूटिलाइज दैट टाइम? ठीक है, आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा दो फेलियर के बाद, स्पेशली प्रीलिम्स में, और आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया कि आपका पहला ही मेंस में आपने इतना अच्छा रैंक लाया? ये आप जरूर एड्रेस करें। सर आई थिंक जो मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही है, उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रीलिम्स के फेलियर से ही था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स कितना डाइसी है, प्रीलिम्स में मेरे को कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी वेस्ट हो गए थे। सो व्हेन आई गॉट द चांस टू राइट मेंस, आई वांटेड इट टू बी माय फर्स्ट एंड लास्ट मेंस, कि पता नहीं अगली बार प्रीलिम्स का क्या होगा, मेंस इसी बार जितनी मेहनत करनी है, 6 साल की मेहनत अभी कर लो, दोबारा से प्रीलिम्स ना देना पड़े। तो दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन कि प्रीलिम्स ना लिखना पड़े, इसलिए मेंस में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज इट वेरी वेरी वेल। टॉकिंग अबाउट कि मोटिवेटेड कैसे रखते थे, सो सर ये आई थिंक जो इनिशियल आपकी मोटिवेशन होती है, यू हैव टू आंसर इट कि आपको क्यों करना है कोई चीज। मेरे लिए दिस वाज द ओनली ऑप्शन, कह सकते हैं कि एक चाइल्डहुड ड्रीम ही था। सो इसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि मुझे और क्या करना है। तो कॉन्स्टेंटली मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे करना है, नहीं करना है, या अब क्या करना है। आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट कैसे करना है। अगर फेल हो गई तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, उसको आइडेंटिफाई करनी है, उसको दोबारा वर्क करना है, फिर से कुछ कमी रह गई, फिर से आइडेंटिफाई करो। इट्स अ लूप, इट्स अ साइकिल। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, जितना जल्दी आप उन पे वर्क करेंगे, उतनी जल्दी आप साइकिल से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, देखो, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, दिस इज व्हाट मेक्स द पीपल हु गेट थ्रू डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग भी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं जो लिस्ट के बाहर रह गए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, काफी डिसिप्लिन लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनका लिस्ट फाइनल नहीं भी होता है। बट ऑल आई एम सेइंग इज आपको इंप्रूव करना है, इसके अलावा आपको और कोई तरीका नहीं है। ये आप ही हो जो अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप बार बार क्रिटिकल प्रैक्टिस सोचते रहें कि मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बार 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 बार, और अपने कॉम्पिटिटर्स को आप बीट करें लगातार मेहनत से। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा टू द पीपल हु माइट बी फेलिंग प्रीलिम्स दिस ईयर, ठीक है, प्लीज यूज दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई हैव सीन many candidates जो प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं, then they utilize this time between now and till December, because there is no point in reading prelims between this period, because in any way you will be switching to prelims in January for the next year prelims. So if they utilize this time between June and December very well for the mains, they complete their optional, they make their notes very clear, they prepare in answer writing, ethics, essay so well that after prelims it is mostly about practice, just as Mehak did. Mehak ने बोला ना कि prelims के पहले काफी प्रश्न कर चुके थे। So जो भी प्रीलिम्स में बॉर्डर पे हो, ठीक है, टेक दिस सिल्वर लाइनिंग होम। यू माइट बी द नेक्स्ट पर्सन जो बोले कि सर ये मेरा पहला मेंस है और मैं, आपकी शायद अंडर 15 रैंक आए, ठीक है, अंडर 20 रैंक आपकी भी आए, तो ये इसको जरूर आप यूटिलाइज करें इस टाइम को। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डिसहार्टन ना हो और लगातार मेंस पे काम करें। अभी भी होता है तो आप, इनफैक्ट मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऐसा माने कि आप मेंस दे रहे हैं सितंबर में, और यू बी दैट मच डिसिप्लिन्ड एज
the person who is attempting mains this year, so that एक round of revision, एक round of preparation आपकी सितंबर तक ऐसे हो जाए कि आप mains दे रहे हैं, and then second round of mains only should be after September, October, November, December, and after December you may switch to your prelims. ठीक है, so you may adopt this strategy and you will thank me later for this. Okay, so मैं के बारे में 15 रैंक also like to yes sir, I would also like to add something here. This is exactly what I did after my 2020 prelims. मेरा prelims नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट मतलब थोड़े क्वेश्चंस डाइसी रहते हैं, हर बार अनप्रेडिक्टेबल है कि उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट समहाउ मुझे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी दैट आई एम राइटिंग मेंस दिस ईयर. सो आई वाज श्योर कि नहीं हो रहा है, पर फिर भी श्योर थे कि नहीं हो रहा है. तो मैंने उस टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज किया. आई मेड अ ग्रुप विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो बहुत फुल ऑन एनर्जी से उनका लास्ट अटेम्प्ट था. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेक इट, बट उनके साथ मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी ऐसे ही करी जैसे मेरा भी लास्ट मेंस है. उनके साथ मैं एक टेस्ट सीरीज भी लिखती थी अपने घर पर. वो फॉर्मल कोचिंग में करते थे, बट मैं अपने आप प्रैक्टिस के लिए लिखती थी. मैंने अपने नोट्स रेडी कर लिए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर एज सून एज ही यूज्ड टू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, वो पेपर सबसे पहले मुझे सेंड कर देते थे. 9 to 12 पेपर होता था. मैं घर बैठ के 2 to 5 वो पेपर लिखती थी जब वो GS2 लिख रहे होते थे. एंड दिस इज द प्रैक्टिस आई एक्चुअली डिड. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने सोचा था लिखूंगी ऑप्शनल, बट थोड़ा फिर मोटिवेशन कम हो गया था उस टाइम तक. बट GS के चारों पेपर्स मैंने खुद भी प्रैक्टिस किए थे मेंस के 2020. एंड आई ऑलवेज से दिस कि यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स. आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर सकते. आप सिर्फ कुछ गैप्स फिल कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जो प्रिपरेशन का स्टेज है दैट हैज टू कम बिफोर प्रीलिम्स. सो आप जो भी प्रीलिम्स पे बॉर्डर लाइन पे हो, हु माइट अनफॉर्चुनेटली नॉट क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर, ठीक है, इस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करें और यूटिलाइज जरूर करें. ठीक है, ये टाइम को खराब ना करें. एक छोटा सा एनेक्डोट मुझे याद आ गया. जिस दिन रिजल्ट आना था, मैं और MS सर बैठे हुए थे साथ में. वी वर थिंकिंग कि कौन कौन से टॉपर्स हमारा क्या रैंक आ सकता है. अब मेरे मुंह से निकला था एकदम ऐसे कि यार, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, यार महक का अंडर 15 रैंक आ सकता है. आई जस्ट told him that, or within 5 minutes the result was there and she got rank 17. and मैं बता सकता हूँ मेरे हाथ कहाँ पर रहे थे जब मैं उनका रिजल्ट अपने मोबाइल पे देख रहा था. and when I called her, she was also quite overwhelmed, and that was very happy moment for all of us. so कीर्ति साई शुक्ला का क्वेश्चन है कि when you practice case study on your own, how to know that our approach is right, how to brainstorm more solutions? तो सर जब मैं अपने आप प्रैक्टिस करती थी, आई यूज टू डू इट इन अ ग्रुप. मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, क्योंकि फिर सेम केस स्टडीज को हम सब अटेम्प्ट करते थे, तो यू गेट टू नो अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. तो एक ही क्वेश्चन का 3-4 सोल्यूशन देके खुद ही थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते थे. एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो डिस्कशंस थे सर के सेशन से आइडेंटिफाई होता था कि सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप प्रीलिम्स के लिए श्योर नहीं है, तब तक आप फॉर्मल कोचिंग्स के पीछे इतना ज्यादा ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए थोड़ी मेहनत अपने ऊपर, थोड़ा एनालिसिस खुद कीजिए. आपको दूसरों से बेहतर आप खुद समझ सकते हैं. तो अपनी आइडेंटिफाई कीजिए मिस्टेक्स. टॉपर्स कॉपी से आप कंपेयर कर सकते हैं. अगर सेम क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारे मॉडल आंसर्स भी मिल जाते हैं सॉल्व, आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं. देन डिस्कशंस हैं, जैसे सर अप्रोच बता रहे हैं, तो अगर आपकी ब्रॉडली अप्रोच भी सिमिलर है जो आपने लिखा है और जो सर डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो टेल्स यू दैट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन. तो इसी तरह से थोड़ा इवैल्यूएशन खुद का हो जाता था. ठीक है, सागर पूछ रहे हैं कि हाउ टू राइट जनरल क्वेश्चन इन एथिक्स लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू. सर आई थिंक दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसमें तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, इसमें आपको कुछ टेक्निकल लिखना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू प्रिपेयर कंटेंट ऑन इट. इसमें यू कैन बी एज क्रिएटिव एंड एज कैंडिड एज यू वांट टू बी. आप उसमें अपना ओरिजिनल सेल्फ दिखा सकते हैं. सो यू जस्ट राइट व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू. आई रिमेंबर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मैंने इसको भी प्रैक्टिस किया था. सो आई रोट मेरी पर्सनल क्या अंडरस्टैंडिंग है या कैसे मुझे खुशी होती है, मैंने उसी को इसमें इलैबोरेट किया था, एग्जांपल्स दिया था. जब मुझे सक्सेस मिलती है तो सभी खुश होते हैं, बट फेलियर्स के बाद जब मैं बाउंस बैक करती हूँ, जब मुझे एक बार ये किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, इवन इंटरव्यू में भी हुआ था कि इवन इफ आई डू नॉट नो अ क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उस चीज से अफेक्ट नहीं होने देती. एक क्वेश्चन नहीं दिया आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आंसर मैं अगेन जीरो से स्टार्ट करती थी. ये न्यू बॉल है, न्यू मतलब नई बॉल आई है, तो आप इस पे भी 6 हिट कर सकते हो अगर पहला वाला नहीं भी अच्छा स्कोर किया आपने तो. आप अपने एग्जांपल से लिख सकते हैं. हैप्पीनेस, आइसक्रीम खाने से भी मुझे हैप्पीनेस मिलती है. सो आई वुड दैट आल्सो कि हाँ, व्हेन आई एम सैड, व्हेन आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो इवन अ सिंपल चॉकलेट आइसक्रीम मेक्स मी हैप्पी. तो आई थिंक वो आपका इनोसेंस भी दिखाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको लिखना है. रिमेंबर इसी के लाइंस पे क्वेश्चन पूछा था टेस्ट सीरीज में, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू. तो
उसमें मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया था. आई मेड अ पाई चार्ट. पहले वाले पाई चार्ट में आई कैटेगराइज्ड इनटू 3: power, pay and position. That for some people success means power, pay and position. But for me, मैंने एक और फिर एरो करके दिखाया what does success mean to me. उसमें एक और पाई बनाया, उसमें बहुत सारे उसके डिविजन्स कर दिए कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, पावर पे पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई एडेड अ फ्यू मोर एंगल्स टू इट कि शायद जनरल लोगों के लिए हैप्पीनेस का या सक्सेस का एक ब्रॉड मीनिंग रहता है, बट मेरे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए क्या मीनिंग है. सो उसको आप सिंपल कैंडिड रख सकते हैं for questions like these. In fact, I will endorse this thing of महक. मुझे याद है कि इनका पहला एस्से और पहला इंटरव्यू जो मैंने इनका लिया था, दोनों में ही मैंने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया था, टूथ एंड नेल क्रिटिसाइज किया था, बट शी बाउंस बैक. और जिस स्माइल से इन्होंने भी हंसा, ऐसे ही स्माइल करके दूसरे एस्से में भी आई. और दूसरे अपना रिशु अपना क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दीजिए कॉपी पेस्ट करके, ऊपर मिस हो गया होगा. और ऐसे इंटरव्यू भी हुआ था, जब पहले सेशन में उनको क्रिटिसाइज किया तो दूसरे में आए. तो ये मुझे लग रहा है ना कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना, फिर अपनी गलतियों पे काम करना, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब आप इनकलकेट करिए और बहुत आपको हेल्प करेगा. अर्नब भंडारी, आई थिंक अब थोड़ा सा इसको फास्टन करेंगे, 7:30 तक इसको रैप अप करेंगे, ठीक है. अर्नब पूछ रहे हैं कि इज इट ओके टू राइट पर्सनल एग्जांपल्स इन फर्स्ट पर्सन? वुडंट इट बी लाइक बोस्टिंग सेल्फ परसीव्ड वैल्यू इफ वी चूज टू पर्सनल एग्जांपल, एंड हाउ डू वी फ्रेम दैम? आई थिंक द चॉइस ऑफ वर्ड्स विल डिफाइन कि आप बोस्ट कर रहे हैं या आप एग्जाम्पलीफाई करके एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो डोंट बी वेरी बोस्टफुल या फिर आप अपने को मतलब बढ़ा चढ़ा के मत बताइए. बट अगर आपने कोई काम किया है वो अच्छा है तो ओके, लेट द एग्जामिनर नो दैट यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन. आई थिंक दे वुड अप्रिशिएट इट. जस्ट बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड थोड़े हम्बली अपने ओपिनियन को प्रेजेंट कीजिए. एग्जैक्टली यही चीज मेरे साथ एक बार आई गेस मेंटरशिप सेशन में सर इंटरव्यू के दौरान भी हुई थी. आई वाज आस्क्ड कि व्हाट इज योर विजन, कि आपको क्या करना है. तो आई वाज लाइक रोल मॉडल बनना है तो फिर लड़कियों के लिए. तो सर ने बोला कि इतना ग्रैंड विजन नहीं देना है, थोड़ा हम्बल रह के कहना है कि लड़कियों के लिए या विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी मैं छोटा सा भी अगर रोल प्ले कर सकती हूँ तो दैट वुड मेक मी हैप्पी, दैट वुड बी माय आइडिया ऑफ सक्सेस. तो आपने वही बात कही है, बट एक सटल तरीके से, एक हम्बल, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह कहिए, ना कि भाई रॉबिन हुड हम ही सब कुछ चेंज कर देंगे. वेरी गुड. Is it necessary to write personal example, or a range of example would have to be there, सागर? केवल पर्सनल एग्जांपल से भी काम नहीं चलेगा और दूसरे एग्जांपल से भी खाली काम नहीं चलेगा, ठीक है. ऋषि का क्वेश्चन, अगेन वी कैन यूज दिस पेस्टल अप्रोच भी. पॉलिटिकल एग्जांपल्स कुछ यूज कर सकते हैं, सोशल भी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स का आप थोड़ा सा इसको कलेक्ट कीजिए. जब आपने 20, 25, 50 एग्जाम्पल्स, 70 एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लिए तो उसके बाद नेचुरली भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आने लग जाएंगे. बेसिकली जो आइडिया होता है कलेक्ट करने का या नोट्स बनाने का, वो सिर्फ उसकी फेस वैल्यू के लिए नहीं है कि आपने लिखा और आप उसको कोट कर गए. बैकग्राउंड में आप उसके बारे में सोचना याद आ जाता है एंड वो एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है आपका. आपने इतनी बार उसको पढ़ा तो उसको कैसे पढ़ के यूटिलाइज करना है, कैसे लिखना है, वो पर्पस होता है. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए भी मेंशन किया था, मैंने इतने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किए एंड आई एंडेड अप राइटिंग नन ऑफ देम. तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो प्रिपरेशन मेरे इंट्रोडक्शन की जो थी वो बेकार चली गई. वो जो बैकग्राउंड के 20 इंट्रोडक्शंस थे उसी की वजह से 21st इंट्रोडक्शन अच्छा निकल के आया. सो एग्जांपल्स को, इनफैक्ट यही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जब भी आप एथिक्स पढ़ें, जब भी आप एग्जांपल नोट्स करेंगे ना, देखो टू वे प्रोसेस है. ये एग्जांपल ईआई का है, ये एक चीज है, इमोशन इंटेलिजेंस का एक चीज है. लेकिन जब बार बार आपको पता लगने लगेगा ना कि ईआई का एग्जांपल है, ईआई का एग्जांपल है, फिर क्या होगा कि आप उसमें इतना समाहित हो जाएंगे, उस चीज को इतना अच्छे से समझेंगे दैट यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन सो मेनी डायमेंशंस, और आप खुद से एग्जांपल जनरेट करने लग जाएंगे. दैट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी माय फ्रेंड्स. आपको जितने भी टर्म्स हैं, जितने डेफिनेशंस हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी रहनी चाहिए. ऋषु का क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 बार से पूछ रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है इनका कि महक, हाउ टू डेवलप फिलोसफिकल थिंकिंग फॉर एसे राइटिंग, हाउ टू कनेक्ट विद current issue and how to remember strong word to using essay. I think philosophical thinking को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जो चीज आपके लिए कप ऑफ टी है वो किसी के लिए कप ऑफ टी नहीं हो सकती है. So how can that thing be developed? It's a very very good question, Rishu. सर तो थिंकिंग डेवलप करने के लिए, जैसे आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन द सेंस, क्योंकि वो सीधा रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि थिंकिंग ही डेवलप करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट कॉपी किसी और का कंटेंट और वो जाके आप लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर कुछ नया क्वेश्चन आएगा, फिर एक नई चीज होगी. तो आपको वो थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी. थिंकिंग डेवलप करने के लिए आई थिंक रीडिंग इज द बेस्ट थिंग. आप जब पर्सपेक्टिव से
डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो ज्ञानी लोग हैं, इतने सारे, इतनी अच्छी बुक्स हैं, टॉपर्स के एसेज हैं, रीड कीजिए। रीड करते करते चीजें समझ आने लग जाएंगी, फिर सोचने लग जाएंगे उन क्वेश्चंस पे। आपने क्वेश्चन कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक उठाया, उस पे आप देखिए कि किसी ने क्या लिखा हुआ है, टॉपर्स का आंसर स्क्रिप्ट है या फिर बुक है किसी पे, एंड देन यू ब्रेनस्टॉर्म ऑन योर ओन कि इस सिचुएशन में या इस पर्सपेक्टिव पे या इस इशू पे आपकी क्या सोच है। आप ये एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तो वो नेचुरली आपके अंदर आने लग जाएगा, जब आप फिलोसफिकल डायमेंशंस को भी टच करने लगेंगे इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग। ठीक है, हाउ टू हैंडल अप्लाइड क्वेश्चन। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, 7:30 वी विल बी क्लोजिंग। अप्लाइड क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेंड, अप्लाइड एथिक्स में आई थिंक ये पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से। एम आई राइट निकेश? सर अगर कोई एग्जांपल लिख सकते हैं क्वेश्चन का तो आई कैन। अच्छा, तब तक रमेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ टू एनालाइज एथिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन, एग्जांपल रशिया यूक्रेन वार, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। सो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है तो इसमें इशू आई थी द टाइप ऑफ बॉम्ब्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय रशिया, या फिर द टाइप ऑफ वॉर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट, जैसे सिविलियंस के अगेंस्ट अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इश्यूज आ जाते हैं। देन यू ऑल्सो हैव दिस इशू ऑफ व्हाट वी कॉल एज यू नो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि हमें आइडियल स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कि हमने रियलिस्ट होते हुए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव नॉट आउटराइटली क्रिटिसाइज्ड रशिया। तो इसको आप एनालाइज कीजिए, थ्योरीज भी हैं कुछ, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सोचने की कोशिश कीजिए, एंड देन राइट डाउन दीज एग्जांपल्स। फिर से लिखेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम कुछ इशू आएगा अगेन दीज आर्गुमेंट्स विल रीसर्फेस एंड आप कनेक्ट कर पाएंगे बेटर। हाउ टू हैंडल अप्लाइड क्वेश्चन इन एथिक्स, निकेश पूछ रहे हैं। सर अप्लाइड क्वेश्चंस का मतलब मैं केस स्टडीज समझूं या फिर व्हाट आर द, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ही ट्राइंग टू आस्क। आई एम सो सॉरी। एक क्वेश्चंस का एग्जांपल निकेश आप दे सकें तो बेहतर होगा, मैं को भी आंसर करना, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई क्रक्स ऑफ द केस स्टडी व्हाइल रीडिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिलेबस थीम फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चन हैज कम। इसका आंसर पहले तो मैं ही करूंगा। अगर आप सिलेबस थीम से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है। आप पहले सिलेबस थीम को पकड़िए। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो नब्ज देखता है, कुछ देखता है, वो रिलेट करता है कि इनको इश्यू कहाँ है, कौन से बॉडी पार्ट में इनको इश्यू हो सकता है। तो ऐसे ही सिलेबस केस स्टडी को पढ़ के एटलीस्ट आपको ये तो पता लगना ही चाहिए कि किस सिलेबस टॉपिक से जा रहा है। तो उसका रूट कॉज अगर आपको ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज सिलेबस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, उनको अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करिए, एंड दैट विल बी प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर यू। निक, थैंक यू रिशु। देखो मैक ने अपने एथिक्स के नोट शेयर किए हुए हैं, हम भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, एंड आई विल आल्सो शेयर द लिंक ऑफ मैक्स टेलीग्राम चैनल विद ऑल ऑफ यू, और वहां भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैक ऐसे का भी अपलोड कर देना जल्दी से, बच्चे भी मेंस लिखेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पहले केस स्टडीज, जैसे आप केस स्टडीज के मेरे नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, तो आप पहले सर की सेशंस जाके देखिए, एंड देन यू विल सी जो आर्गुमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड आर्गुमेंट्स है, बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो उन केस स्टडी वाले सेशन से ही मैंने भी बोरो किए हुए हैं, वो ही मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे। तो मे बी यू कैन सेव सम टाइम आल्सो नोट्स मेकिंग के। पहले आप जाके सेशंस देखिए एंड साथ साथ आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, तो यू विल गेट टू नो द कनेक्ट कि हाँ एक्चुअली वो सेशंस कैसे यूजफुल थे और मैंने उनको कैसे यूज किया अपने एक्चुअल एग्जाम में भी। सेकंड एक एग्जांपल से, जी सर आप कुछ कह रहे हैं। ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैक ने जो नोट्स बनाए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो दे आर इन वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, काफी कीवर्ड्स उन्होंने लिखे हुए हैं, दे विल नॉट मेक मच सेंस टू यू, ठीक है। तो आप वीडियोज एक बार देख लीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। यस। आशुतोष पूछ रहे हैं प्लीज प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑन कंक्लूडिंग एसेज। कंक्लूजन ऑफ एसेज, कंक्लूजन ऑफ एसे। तो सर कंक्लूजन के लिए जैसे मैं पहले गलती करती थी कंक्लूजन में, एंड मे बी इफ यू कैन रिलेट, क्या पता आपकी भी यही गलती रही हो, तो जो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड था मैं उसको मर्ज कर देती थी। आई डिड नॉट डिलीनिएट कि क्या वे फॉरवर्ड है और क्या कंक्लूजन है। तो मैं अपने सोचती थी, मैंने वे फॉरवर्ड दे दिया कि जो भी कोई भी इशू हम डिस्कस करें, लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट है तो व्हाट शुड बी डन, उसी को मैं अपना कंक्लूजन मान लेती थी, पर वो कंक्लूजन नहीं होता। वे फॉरवर्ड में आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं, वो पुट फोर्थ कीजिए। एंड कंक्लूजन इज बेसिकली अ समराइजेशन ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें आप उसमें कोई नया आइडिया नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। जितना भी आपको नया आइडिया वाला प्रेजेंटेशन है, ये सब कुछ है, ये सब आपको वे फॉरवर्ड में करना है। तो कंक्लूजन इज बेसिकली समराइजिंग द होल थिंग, एंड मैं यूजुअली इसको वापस से अपने इंट्रोडक्शन से कनेक्ट कर देती थी, तो वो एक फुल साइकिल, एक कंप्लीशन का सेंस आ जाता था कंक्लूजन में भी। सो मे बी यू कैन ट्राई दिस। इट्स लाइक लिसनिंग टू माय सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज़ द सेम थिंग आई टेल द एस्पिरेंट्स बिकॉज़ दे मर्ज बोथ द थिंग्स। कंक्लूजन में देखिए स्टार्टिंग में आप
जो भी अगर आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, परेशानियां डिस्कस करी है, तो वे फॉरवर्ड जरूर दीजिए। एंड आफ्टर द कंक्लूजन इज लाइक योर स्टाम्प, ठीक है। कंक्लूजन में आप ओवरऑल समराइज करिए जो भी आपने डिस्कस किया है, एंड देन प्रेजेंट योर विजन फॉर द फ्यूचर कि उस चीज का रिलेवेंस आगे के लिए क्या है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आगे आप कैसे चीजों को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। एंड मैं टोटली लाइक आई एम लिसनिंग टू माई सेल्फ। थैंक यू, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। फोकस आपका बहुत अच्छा है, मस्त से। ठीक है, देन आई थिंक इट्स we shall Somebody wrap up the also session. asked how many questions I attempted in pre, although it is not relevant, but किसी ने अगर पूरा session सुना and if they have been expecting an answer, so I would like to answer that. Yes. तो क्वेश्चन जो था, मैं यूजुअली 90 प्लस माइनस 3 की मेरी रेंज रहती थी। आई ट्राई टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस बिकॉज एक्यूरेसी का इशू थोड़ा रहता था। सो आइडेंटिफाइड द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई अटेम्प्ट द बेटर इट वुड बी फॉर मी। ये मॉक टेस्ट के बेसिस पे, प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे आई रीच दिस नंबर। सो माइन वाज 90 प्लस माइनस 3 एंड यू शुड फाइंड आउट योर ओन नंबर। डोंट ट्राई टू कॉपी दिस, थोड़ा सा अपने आप देखिए क्या कर सकते हैं। बट the kind of questions because unpredictable भी है, dicey भी है and इतने straight forward नहीं आते हैं, तो थोड़ा आप leverage ले सकते हैं ज़्यादा attempt करके, क्योंकि accuracy अगर कम है तो the more number of questions would help you better. Yes, Meg, it has to be personal actually the strategy. Yes. और दूसरा मैं ये बोलूँगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि I think कल I will be holding a session on how to attempt essays, especially philosophical essays, in which I will be discussing more detail about these micro dimensions and how to build continuity and all. And this year also I will be putting a more number of videos in terms of definitions, examples, और सब वो फ्री में अवेलेबल रहेगा जो जिनको भी वो पार्ट्स में डील करना है, but with time it will come. So thank you so much Meg for joining us, and मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है बिकॉज सी स्टूडेंट्स जब इस पार से चीज़ों को देखते हैं, सो एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू रिलेट, लेकिन जब आप उस साइड चले जाते हैं एंड व्हेन यू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हरसेल्फ, सो परहैप्स उनको समझ में आया होगा। सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you so much, sir. and see you soon in Jaipur on 18th. Yes, sir, definitely. Okay, bye bye everyone. Thank you so much.